सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चलिए आप लोगों के। जैसे यार निखिल साहब, आज हम लोग क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर, यहां बोलूं मैं रिवीजन इन द बैच जिसका नाम है अर्जुना जय 1.0। तो देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, क्या तो साडी आवाज दिखाई ते तस्वीर सुनाई दे रही है। लॉन्ग टाइम एंड नो सी, आई थिंक अरबों साल हो गए हैं। आज से 875 साल पहले आप लोगों से पहली बार मुलाकात हुई थी एंड यस, हियर वी आर। तो अब तक ये न्यूज तो तुम्हें मिली गई होगी कि लक्ष्य में तो अभी आई एम नॉट देयर। यस, तो ये आपके साथ आखिरी के कुछ चंद पल मिले हैं, ठीक है। मिले मतलब छीने गए हैं, तो मैं जेन्युइनली बताऊं, ठीक है। इस टाइम पे आई हैड प्लान्ड फॉर अ वेकेशन, ठीक है, बट जब ये टाइम आया कि रिवीजन है, क्योंकि इस टाइम में हम लोग जनरली होता है ना, पूरा साल काम करने के बाद मार्च वाला टाइम हमारे पास होता है थोड़ा सा घूमने फिरने का। लोग घूम रहे हैं कोई स्विट्जरलैंड तो कोई यूएस। तो मेरे को भी नानी घर जाना था मैं जा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप लोगों के साथ ये आखिरी के कुछ पल हैं एंड इन्हीं पल को मैं चाहता हूँ बढ़िया से एंजॉय करें। इन 4 लेक्चर्स आई थिंक मुझे दिए गए हैं आपके बैच में, ठीक है, और ये 4 लेक्चर्स में हम लोग पूरे का पूरा डिस्कशन कंप्लीट करेंगे। हाँ, उसके बाद मैंने एक सोचा है, ये 4 लेक्चर्स के बाद एक आपके ना कुछ जनरल क्वेरीज हैं जो कि आपके एक आ रहे हैं कंसर्न, तो आप इन लेक्चर्स में वो क्वेरीज मुझे पोस्ट कर सकते हैं। मैं एक लास्ट कंक्लूडिंग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और उस वीडियो में मतलब वो इस बैच का लास्ट लाइव डिस्कशन होगा। उस वीडियो में एक इंटरेक्शन सेशन का नाम समझ लो आप। उस एक वीडियो में आपके जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी कंसर्न्स हैं, वो सबको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। आपके मेन कंसर्न्स हैं, एक तो एल्केमी का कंप्लीट होगा, समरी लेक्चर कंप्लीट होंगे, जो आपके एडवांस लेक्चर्स है कंप्लीट होंगे। आज का जो लेक्चर है दैट इज रिवीजन लेक्चर। मैं पहले इस लेक्चर की, हाँ, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी कंसर्न्स हैं, सर मैंने 11th बहुत बढ़िया कर दिए है 11th में तो मैंने छक्के छुड़ा दिए हैं, किसके? अपने, किया ही नहीं कुछ। तो ऐसे वाले जो लोग हैं कि 11th बर्बाद ही कर दी है, ये वाला कंसर्न भी मैं आपका उस एक वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। 12th के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने हैं वो मैं डिस्कस कर दूंगा। जिंदगी में सर क्या कहते हैं, गर्लफ्रेंड सेट नहीं हो रही है, ऐसे कंसर्न्स मैं वहां पे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, है ही नहीं है, तो मैं क्या बताऊं इसमें। अदरवाइज मोटे मोटे लेवल पे मोर और लेस आपकी जिंदगी में जो एकेडमिक डाउट्स हैं वो सारे के सारे मैं आपके इस बैच में उस एक इंटरेक्शन सेशन में डिस्कस करूंगा। कब होगा ये इंटरेक्शन सेशन? ये इंटरेक्शन सेशन आपका ये 4 रिवीजन लेक्चर्स के बाद किसी एक दिन हम लोग प्लान करेंगे, आपको मैं इसके बारे में इंफॉर्म करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, और अगर कोई कंसर्न है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये लेक्चर रिकॉर्डेड रहेगा? नहीं, वो वाला लेक्चर लाइव रहेगा, वो लास्ट इंटरेक्शन सेशन है यार, आखिरी बार शक्ल दिखाने को है। 12th में तो नहीं दिखेगी तुम्हारी शक्ल, तो फिर मैंने कहा यही दिखा देंगे आपको। यस, तो वो सारी चीजें आपकी हम लोग वहां पे एड्रेस करेंगे, ठीक है। हाँ, चलो फिर फोड़े जरा डिस्कशन। हाँ, आरजे सर स्टडी वो आदमी क्या है यार, उसको यहां भी आराम नहीं है, घूम रहे हो हैं, घूम रहे आजकल राजवंश सर, बट फिर भी आराम नहीं है उनको, है वहां से भी रोस्टिंग कर रहे हैं। क्या मैसेज डाल देगा तुम्हारे क्लास के अंदर है कि केमिस्ट्री और निखिल सर को रोस्ट कर दूं मैं आज सर रोस्टेड यू यार। पता है सबसे ज्यादा ये मिस करने वाला हूं मैं कि क्लास शुरू होते ही आरजे सर रोस्टेड यू, ये बहुत मिस करूंगा मैं आपके बैच में, ठीक है। तो आज के इंटरेक्शन सेशन की बात कर लेते हैं। और हाँ ओ भाई, बहुत सारी बातें, जनरली बहुत सारी बातें, टाइम बहुत कम है, तो इन लोगों ने बहुत, मतलब कॉल आया मेरे मैनेजर का, पागल कहीं का कहता एक काम करो, ठीक है, सुनना, कॉल सुनना, तुम खुद सदमे में चले जाओगे। कहता एक काम करो, 2 लेक्चर है, पूरी फिजिकल रिवाइज करा दो, थ्योरी भी करा दो, क्वेश्चंस भी करा दो, ब्रिज कोर्स के जैसे सब करवा दो। अच्छा, मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा कितने लेक्चर्स, कितना ड्यूरेशन? तो 2 लेक्चर्स हैं, 6-7 चैप्टर्स हैं, 1.5 घंटे में करा दो। मैं 1.5 घंटे में? मैंने कहा भाई तूने जो भी नशे करे हैं ना इस कॉल से पहले मुझे भी बता, मुझे पता कौन से नशे हैं ये भाई, क्या ये ऐसे कैसे हो जाता है? मैंने कहा 22 लेक्चर तो क्लास में लगे,
उसके बाद प्रैक्टिस सेशन अलग से करे, ठीक है, होमवर्क अलग से रिकॉर्ड करे, एडवांस लेक्चर अलग से दिए, ओलंपियाड वाले अलग से दिए। मैं कहा ये सब कराने में 30 लेक्चर लगे, घंटे काउंट करने जाएगा कम से कम 70-80 घंटे, और तुझे 1.5 में चाहिए। मैं ये क्या बात हुई? कहता हूं सर अच्छा अच्छा ऐसा है। मैं हाँ सर डबल कर दो, 4 लेक्चर ले लो। मैं कहा ड्यूरेशन? कहता 1.5 घंटा। मैंने कहा थैंक्स यार, तूने इतना सोचा मेरे लिए। हाँ अबे पागल आदमी, कुछ भी इनके कुछ नशे कर रखे हैं। हाँ वो आदमी है ना एक राजवंत नाम का, वो खुद भी नशे कर रहा है, वो इनको भी करवा रहा है, पूरी मैनेजमेंट की सेना को, ठीक है। ग्रीन टी के नशे कर रहे हैं सबके सब मिलके, और हमको पागल बना रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते इनका, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कंडीशन ऐसी दी गई है, सिचुएशन समझो सब लोग मिलके, फिर उसके हिसाब से लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। सिचुएशन ये है कि आपके हमारे पास है 4 लेक्चर, ड्यूरेशन 1.5 बोला था, हम लोग 2 तक खींच देंगे, 2 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। उसमें हम लोग को चैप्टर रिवाइज करना है। आई थिंक प्लानर तुम्हें मिल गया होगा। आज हम लोग एटॉमिक को रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो एटॉमिक की पूरी क्लास को आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। इसके अंदर रिवीजन किस तरह से होगी? रिवीजन का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपके कुछ थ्योरी वाले पॉइंट जो मेन टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज, क्योंकि पूरा डिटेल में डेप्थ में के लिए आपको ऑलरेडी एक बार मैं समरी लेक्चर भी दे चुका हूं। आपके पास बैच में वन शॉट मंजिल के थ्रू वन शॉट लेक्चर्स भी आए होंगे, आपके पास प्रैक्टिस नोट्स भी हैं। तो आई थिंक वो पूरा काफी हद तक सॉर्टेड है। और एक आपको मैंने रिवीजन वो भी दिया था, समरी लेक्चर भी दिया था, और इसका शॉर्ट में एक तरह से माइंड मैप ही हो गया वो, ठीक है। तो वो पूरे का पूरा अगर आपने तरीके से देख रखा है तो आपको इन सेशंस का बहुत बेनिफिट होगा। मैं पहले एक्सपेक्टेशन सेट कर देता हूं आपके सामने, ताकि आप समझें कि ये सेशन का मतलब क्या है। इन सेशंस का मतलब ये है कि आपके जस्ट 1 सेकेंड लो, ठीक है। इन सेशंस का मतलब यह है कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस होंगे, थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पेशली जो हम लोगों को 12th में जरूरत पड़ने वाली है, वो सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग जो 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया कर रहा हूं मैं पहले ही, 12th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्पेशली, और जेई के भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आगे जरूरत पड़ेगी, हम उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे थ्योरी का, ठीक है। कुछ मैं यहां पे क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत कम है, थ्योरी भी करवानी है, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं होंगे। कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, कुछ वो क्वेश्चंस हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे, और इस तरह से एक पूरे चैप्टर को हम लोग रिवाइज करेंगे। अगर आप लोगों ने आज शक्ल दिखाने आए हो बस, ठीक है, और आपने एटॉमिक को रिवाइज, मैंने ऑलरेडी आपके कम्युनिटी में पोस्ट भी किया था कि आपने क्या वो पढ़ के आए हो। मैंने बोला था एक बार नोट्स रिवाइज कर लेना और एक बार समरी लेक्चर देखाना, तो उसमें एक बार पूरे चैप्टर का ओवरव्यू हो जाता है। उसके बाद ये सेशन अगर आप लगा रहे हैं तो आपको मजे आएंगे, आपको समझ आएगा। और जब आप 12th के अंदर, अभी महीने में 12th क्लास स्टार्ट होने वाली है, महीना भी नहीं बचा, आई थिंक 15-20 दिन, तो 15-20 दिन में 12th स्टार्ट होगा। उससे पहले अगर आप ये सेशंस अच्छे से लगा लेते हो तो इट विल गिव यू मैक्सिमम बेनिफिट। यस, तो देवियों और सजनों, भाइयों और बहनों, करें सिलसिला स्टार्ट। यस, आप में से जो लोग कुछ नए लोग भी हैं, क्योंकि मुझे बताया गया है 2, 3, 4, 5, 6 ये वाले बच्चे भी आए हैं यहाँ पे। तो जो भी बच्चे यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम मेरे से पढ़ रहे हैं, मैं इतना बता देता हूं। हाँ, कौन है भाई? हाँ पढ़ ले भाई, पढ़ ले प्लीज प्लीज पढ़ ले, भगवान का वास्ता तेरे आगे। तो उनको मैं बता देता हूं, एक फॉर्मूला शीट करके मैं आपको यहाँ पे चिपका दूंगा। 1.0 वालों के पास होगी। ये कैसे आपका हुआ? ये तो शुरू होने से पहले बंद हो गया। सॉरी गाइज, ये तो हैंग मार गया। चलो यार, आज की क्लास इतनी थी, आप आए अच्छा लगा, ठीक है। तो दिल टूटा तो है, पर उम्मीद का दामन छूटा नहीं है। अभी हम लोग मेहनत कर पाएंगे, अगर ये चल गया तो सत्यानाश इसका। पहले दिन ही बेड़ा कर बोर्ड बंद हो गया भाई, अब नहीं कर पाएंगे इसके आगे क्लास। तो क्या है, बदतमीजी है भाई ये। और रुको यार चलो, जो भी था स्यापा हो गया क्लास में शुरू होने से पहले। रुको दीपक यार, वो बोर्ड हैंग कर गया, मैं ऑन कर रहा हूं, एक बार वापस से सेट करो इसको। 2 मिनट गाइस, तुम्हें मेरी शक्लें 2 मिनट के लिए गायब होंगी, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ, ये शक्ल तुम्हें गायब होती नजर आएगी। हाँ, मैं की आवाज आ रही होगी तुम लोगों को। हाँ यस भाई, अब क्या करें,
कर दिया बोर्ड का बेड़ा गर्क। ये जो काला जादू कर रहे हो ना तुम लोग अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मैं बता रहा हूं, ऐसा मत करो प्लीज। पिटाई करूंगा मैं। यस चलो, अब सिस्टम ऑन होने में 2-3 मिनट लगते हैं। होली कैसी रही देखी नहीं है? शेयर करा था मैंने बढ़िया से अपनी होली। फोटो देखी तुमने एकदम गलीचों वाली। तो बॉर्नवीटा, हार्पिक और कीचड़ से खेली हुई होली की कुछ झलकियां आपको दिखेंगी। यस भाई, ये बोर्ड नहीं स्टार्ट हो रहा ये आज की क्लास हो गई कि नहीं होगी? दिक्कत होगी लग रहा है आज। 2 मिनट रुको यार, स्यापा हो गया इसके अंदर कुछ। हम्म 1 मिनट रुको। हाँ तब तक कुछ डाउट पूछ लो। कौन है ये? अरे कौन सी मैडम है ये? मुझे नहीं पता इनके बारे में है, जो भी तुम बोल रहे हो आई हैव नो आइडिया है। हाँ अभी हो रहा है, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, 2 मिनट रुक जा भाई, ठीक है। हम्म 2 मिनट रुको गाइज, बस हो गया स्यापा शॉट, ठीक है। कौन सा बैच है ये, और बैच का नाम बताइए जरा आपने, ठीक है। हम्म बस हो गया सिस्टम शॉट, 2 मिनट रुको बस। चलो भाई, आई थिंक मैं यहां पे हो जाएगा। कर रहे हैं भाई शॉर्ट तुम्हारा। हाँ लेट्स बिगिन नाउ, करें। अब मुझे बता दो एक बार, क्या आवाजें दिखाई और तस्वीरें सुनाई दे रही हैं? हाँ अगर आप सुन रही हैं तो भैया स्टार्ट करते हैं सिलसिला आप लोगों के साथ। आपके पास ना ऐसी एक फॉर्मूला शीट मैं यहां पे अप्लाई कर दे रहा हूं, मतलब ये वो फॉर्मूला शीट है जो कि 1.0 वाले बच्चों को ऑलरेडी मिली हुई है, ठीक है। तो आपको ऐसी शीट मिली होगी, जिनको नहीं मिली मैं इसी के अंदर चिपका दूंगा, इसको निकाल लेना। ये ऐसे आपके फॉर्मूलाज हैं, ये वो सारे फॉर्मूलाज हैं जो एटॉमिक में हमने देखे हैं, ठीक है। क्या स्यापा है ये, 2 मिनट रुको भाई, कुछ अलग ही स्यापा चल रहा है इसमें आज, ठीक है। ये दिख गया, ऐसे पूरे फॉर्मुलेज है, जितने फॉर्मुलेज है ये सारे आपके इसके अंदर इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज एंड कॉन्सेप्ट आपको दिख जाएंगे। एंड विद दिस वी आर गोइंग टू बिगिन द टॉपिक। आज हम लोग बेसिकली, मैं बोल रहा हूं हम लोग मेन टॉपिक से शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ ये उन्हीं की नजर लगी हुई है ठीक है, तो आ जाओ। नहीं दिख रहा कुछ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गोली मारो इसको। टॉपिक यहां से देखना स्टार्ट करो, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये फॉर्मुलेज आपको शीट में मिल जाएंगे, आप में से 1.2 वालों के पास होगी, 2, 3, 4 वालों ये डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बात करते हैं एटॉमिक, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से। यार एटॉमिक थ्योरी बोलती है डाल्टन, आपको सबसे मतलब इससे पहले भी बहुत सारी थ्योरीज आई थी, ठीक है। तो आप हाँ सुनते जाना, बस इसमें सुनते जाना, नोट करने का तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, अभी तुम्हें बस बैठना है, सुनना है। नोट्स क्लास के बाद जब टाइम लगेगा तब बनाना, अभी सिर्फ सुनना है तुम्हें, ठीक है। बिकॉज थोड़ा स्पीड से चलेगा तो आप लिखने मत बैठो, सिर्फ शक्ल देखो मेरी, ठीक है। तो ये एटॉमिक थ्योरी जो है, हाँ हो गया, यस आओ जरा। तो
एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट इंडेक्सिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। कहता है जी जितने पार्टिकल्स आपकी जिंदगी में मिलते हैं वो एटम से बने हुए हैं, उनको तोड़ नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते, वो बने हुए हैं, ठीक है। और इसने कहा वो फर्दर सब डिवाइड नहीं हो सकते, दे कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, वेयर एज ये इसकी गलती भी थी। यहां पे मैंने काउंटर पॉइंट करके बना भी दिया कि ये इसकी गलती थी। क्यों? बिकॉज हमें पता कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में जो आपके पार्टिकल्स हैं जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये सब आपके इसका कोई डिस्कशन नहीं था क्योंकि उस टाइम पे मिले ही नहीं थे अपने को। एंड मोर ओवर न्यूक्लियस कैन बी ब्रोकन, हमने ऑलरेडी देखा रखा है, आगे जाके जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमारी न्यूक्लियस स्टडी होगी। इनफैक्ट आप लोग बड़े हो गए हो, आपका काइनेटिक्स के अंदर हम लोग न्यूक्लियस को आगे फर्दर तोड़ने वाले हैं। यस, हाँ, ऑल राइट जी सर, पहला पॉइंट क्लियर है। तो डाल्टन का पॉइंट नंबर 1 था। अगला पॉइंट कहता है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव इक्वल मास एंड सेम प्रॉपर्टीज बट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कि अगर एलिमेंट सेम है उसकी जो प्रॉपर्टीज रहने वाली सिमिलर रहने वाली हैं, जैसे कि यहां पे लिखा मास भी है, प्रॉपर्टी सेम होंगी। वेयर एज अगर डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे जैसे कैल्शियम है और लेट्स से ऑक्सीजन है तो इनकी प्रॉपर्टीज और मासेस अलग होंगे। अब हम जानते हैं ये चीज गलत हो जाती है बिकॉज देयर आर समथिंग कॉल्ड आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स आइसोबार्स ऐसी चीजें होती है, आइसोटोप्स की अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं यहां पे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आइसोटोप्स का, तो कार्बन ले लेते हैं। तो कार्बन का एक आइसोटोप होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 14। उसने कहा कि अगर सेम एलिमेंट है मास सेम होगा, तो ये सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट होने के बाद मास इनके अलग अलग हो गए, तो इसके बारे में इसने कुछ बोल नहीं पाया। दूसरा कहता है डिफरेंट एलिमेंट्स का मास डिफरेंट होगा। अब जैसे एग्जांपल ले लो आप लोग आर्गन का, आर्गन का मास होता है 40, कैल्शियम का मास होता है 40, डिफरेंट एलिमेंट है सेम मास है, तो ये इसके काउंटर एग्जांपल हो गए। तो इसने बोला कि भैया ऐसा कुछ ऑप्शन है, मतलब इसको नहीं पता, हमने बाद में इसकी थ्योरी रिजेक्ट कर दी, तो ये इसके काउंटर पॉइंट मैंने साथ ही साथ कर लिया। लेकिन हाँ, इसने जो बोला वो इंपॉर्टेंट है कि इसने ये सेम एलिमेंट्स, क्योंकि इसके ऊपर सवाल आ चुका है ऑलरेडी, जेईई में क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, तो हमें इसको ध्यान में रखना है। फिर इसने बोला कि एटम जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे फिक्स इंटीजर रेशियो में कंबाइन करेंगे। अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो किस में रहेगा, एक फिक्स इंटीजर रेशियो में रहेगा। कि अगर मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, जैसे मान लो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हम लोग जानते हैं H2 बनाते हैं, तो ये दो हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाता है, H2O बनाता है। इसने कहा ये सेम रहने वाला है, मतलब 2:1 रेशियो मेंटेन करेगा हर जगह। पर हम जानते हैं दो हाइड्रोजन के साथ अगर आप दो ऑक्सीजन लेते हो तो आपको H2O2 भी मिलेगा, तो ये भी तो बन सकता है। इसमें रेशियो क्या रहा, 2:2, दैट इज 1:1। तो ये वाले में इसने कुछ नहीं बोला इसमें, ठीक है। यस, तो इसमें इसका कोई भी गेम शॉर्ट मतलब बेड़ा गर्क हो गया इसका। तो ये वाला काउंटर पॉइंट भी हमने इसका रेडी कर दिया। यस, ये इसका कुछ आइडिया नहीं दे पा रहा है इसका, तो इसका पॉइंट नंबर 3 था। ऐसे ही एक पॉइंट बोलता है कि एटम्स को रीअरेंज कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो दिस इज द डाल्टन थ्योरी। मोटे मोटे लेवल पे उसने हवा में बातें करी जो उस पॉइंट के हिसाब से सही थी, लेकिन जब आगे हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास हर एक का काउंटर पॉइंट है कि भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसके हर एक पॉइंट को मोटा मोटा रिजेक्ट कर दिया, सिवाय आखिरी वाले के। आखिरी वाला कहीं ना कहीं अभी तक भी सही है कि हाँ उनको डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकता है, रिएक्शंस हो सकते हैं। यस, इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आपके सामने। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करेंगे आप लोग। शक्ल देखो इसकी, जल्दी से पढ़ के देखो एक बार, ठीक है, जल्दी से करके देखो और मुझे बताओ इसका क्या आंसर आ रहा है। यस, पढ़ लो, भगवान का वास्ता तुम्हारे आगे पढ़ लो, हैं। यस, हाँ, वॉइस क्रैकिंग, वॉइस क्रैक कर रही है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। यस, वॉइस तो नहीं क्रैक करनी चाहिए भाई, एक बार देख लो। अगर वॉइस क्रैक कर रही है तो चेक करना पड़ेगा गाइस। सही है। यहां पे देखेंगे तो कहता है मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ये इसका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन बोलता है, कहता है विच वाज नॉट प्रपोज्ड बाय डाल्टन। तो when gases combine or reproduce in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all the gases are same temperature and pressure। यार ये मुझे लगता है इसकी स्टेटमेंट नहीं है, ये आगे जाके हम लोग लॉज पढ़ेंगे, गेलो-सैक लॉ पढ़ेंगे, एवोगैड्रो लॉ पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये स्टेटमेंट इसने नहीं दी और वही हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ये स्टेटमेंट इसने नहीं दी। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन, ये स्टेटमेंट इसकी है। ऑल द एटम्स आर हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, ये स्टेटमेंट इसकी है। तो हमको बतानी थी रॉन्ग स्टेटमेंट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक मॉडल आया था जिसको बोलते हैं थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। यस, तो थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल की अगर मैं बात करता हूं तो आपकी जिंदगी में वो बोलता है, जैसे मान लो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, ठीक है,
पॉजिटिव चार्ज है, उसके अंदर जैसे वाटरमेलन होता है, तो वाटरमेलन लाल वाला पोर्शन पॉजिटिव चार्ज है, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जैसे उसके होते हैं, बीज होते हैं, तो बीज इलेक्ट्रॉन उसके बीच में फंसे हुए हैं, तो वाटरमेलन का पूरा वाटरमेलन है पॉजिटिव चार्ज का, बीच में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फंसे हुए हैं। ये बोलता है थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। यस, 1898 में बोला था कि एटम्स आर जस्ट पॉजिटिव चार्ज लंप ऑफ मैटर विद इलेक्ट्रॉन्स इन देम, तो ये फंसे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे पैसों का नुकसान होते हुए सॉरी। तो यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये काफी डिवाइडेड है, मतलब एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं है। तो इसका मेन पॉइंट था कि जो पॉजिटिव चार्ज आपके पास है वो क्या है, दैट इज डिवाइडेड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, डिवाइडेड है। तो डिवाइडेड तो उसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, चार्ज डेंसिटी इज लो। तो पॉजिटिव चार्ज की चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है, डिवाइडेड है चार्ज, और अगर चार्ज डिवाइडेड है, चार्ज अगर डिवाइडेड है तो बहुत ही कम हाँ क्या हो गया, अरे सलीम सर जितना पैसा थोड़ा है सलीम सर हमारे सर के पास दुनिया जहां का पैसा, हमारे पास नहीं है, तो इसलिए नुकसान हो जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज वो आपका डिवाइडेड है, एक जगह पे नहीं है। अगर एक जगह पे होता, जैसे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे है, तो इसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, पर पॉजिटिव चार्ज की चार्ज डेंसिटी क्या है, काफी ज्यादा कम। तो ये समझना। अब इसके बाद ना इसका मेन पॉइंट्स क्या थे, ड्रॉबैक्स देख लो कि कंसीडर मास टू बी इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द एटम, जो कि इसका ड्रॉबैक है, क्योंकि हम जानते हैं मास कहां पे रहता है, आगे जाके मतलब सेंटर पे रहता है, न्यूक्लियस हमने पढ़ना है, तो सेंटर पे ज्यादा मास होता है, तो ये गलत पॉइंट था। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कहता था कि इलेक्ट्रॉन्स कहां है, इलेक्ट्रॉन फिक्स है अपनी पोजीशंस पे, इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स इन देयर पोजीशंस, लेकिन हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, हमारा मॉडर्न तो पढ़ रखा ना हमने, रदरफोर्ड इसके बाद आएगा, तो रदरफोर्ड ने बोल रखा है कि भैया कहीं ना कहीं बीच में न्यूक्लियस है, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो रदरफोर्ड मॉडल भी हम करेंगे। तो मास यहां, सारे का सारा मास यहां है, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, ये दोनों चीजें उसने रिजेक्ट करी, एंड ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, क्योंकि इसके हिसाब से प्लस और माइनस एक दूसरे के मजे ले रहे हैं, और अगर ये एक दूसरे के मजे ले रहे हैं तो मुझे लगता है ये हमारे मजे ले रहा है, यस थॉमसन। तो यहां पे बेसिकली आइडिया यही है कि आपका जो थॉमसन मॉडल था इसलिए रिजेक्ट हो गया, बिकॉज वो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि अगर आप प्लस माइनस एक दूसरे के साथ रखोगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना भाई, स्टेबिलिटी कहां से आएगी, यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस वजह से ये वाला मॉडल क्या हो गया, हमारा रिजेक्ट हो गया। इसके बाद चाचा तुम्हारे आते हैं रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड चाचा जब आए तो रदरफोर्ड ने बोला भाई बात ऐसी है जिंदगी की, देखो भाई ध्यान नाल, बात क्या हो गया, और तुम्हें पढ़ना कि नहीं पढ़ना, मैं पिटाई कर दूंगा, यस, हाँ ध्यान से सुनते जाओ बस। तो ये कहानी क्या है, यहां पे एक होता है आपके पास ये पोलोनियम सोर्स था, ठीक है, कुछ मस्त सी चीज होती है बढ़िया सी, तो पोलोनियम से निकलता है अल्फा, तो यहां से चाचा तुम्हारे निकलते हैं अल्फा पार्टिकल, तो एक चीज होती है उसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल निकलता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, तो बेसिकली अगर कोई बोले इसका मास कितना है, तो 4 इसका मास होता है, और एटॉमिक नंबर इसका 2 होता है, 4 मास निकालो ना यू करके पूरा, तो 4 यू इसका मास है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, यहां पे लो लिखते हैं, तो मास कोई पूछे चाचा इसका कितना है, 4 यू मास है इसका, ठीक है, और एटॉमिक नंबर है तो जेड वैल्यू कितनी है, 2, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, वो जो होता है वो आपका यहां से निकलता 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 है, ऐसे गए ऐसे गए, ठीक है। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने नहीं, रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स ने किया, गीगर एंड मास्टर ने, पर रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन करा, तो ये चक्का गए 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 गए, यहां पे ऐसे जाने चाहिए थे, और ऐसे जाकर सर इसके थ्रू जाने चाहिए थे, और ऐसे टकरा जाने चाहिए थे, बेसिकली ऐसे जाना चाहिए था, मामला स्ट्रेट जाना चाहिए था, यस, ऐसा कुछ कुछ होना चाहिए था, यस। लेकिन क्या हुआ, ये पीछे ना पूरी इस पे ना जिंक सल्फाइड की लेयर होती है, ये जो पूरी स्क्रीन है इस पे जिंक सल्फाइड की लेयर होती है, तो उसने कहा कि उसने देखा कि यार जहां ये क्या करता है, ये बेसिकली वही काम करता है जो चमाटा पड़ता है, लाल होता है ना मामला, ये वही काम है कि लाल हो जाता था, लाल मतलब रंग दिखाता था, ब्राइटनेस स्पॉट्स आते थे, तो ये जहां पे टकराएगा अगर पार्टिकल तो वहां ब्राइट होने लग जाता था। हमने यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये या तो सीधा जाएगा, यस, या तो सीधा जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये बंदा थोड़ा बहुत इधर मूव कर लेता, हल्का सा, मतलब ये गया 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 गया, हल्का सा मूव, हल्का सा डिफ्लेक्ट होता, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होता, गया 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 गया, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होता। सर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट क्यों करता, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट इसलिए करता क्योंकि चाचा पॉजिटिव चार्ज है ना, ये देखो प्लम पुडिंग, ये मॉडल जो था प्लम पुडिंग मॉडल, ये मॉडल है, अगर तुम इससे अल्फा पार्टिकल फेंकोगे, ये अल्फा पार्टिकल है, अगर अल्फा पार्टिकल इसके थ्रू जाएगा तो प्लस प्लस को थोड़ा रिपेल करेगा, तो ये थोड़ा सा क्या होगा, ऐसे रिपेल हो सकता है, थोड़ा सा रिपेल हो सकता है, थोड़ा सा, बहुत कम, ठीक है। तो ये मॉडल चल रहा था, तो ये थोड़ा सा रिपेल होना चाहिए था, तो हमें थोड़ी सी डिफ्लेक्शन एक्सपेक्टेड थी, यस और नो,
ये एक्सपेक्टेड थी कि थोड़ी सी डिफ्लेक्शन होगी और इससे थोड़ी स्पीड भी कम हो जाती, थोड़ी स्पीड भी कम एक्सपेक्टेड थी, ठीक है। लेकिन जब एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट किया गया, ये तो हुआ, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके अलावा भाई खतरनाक चीज हुई। कुछ यहां जा रहा है, 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 कुछ यहां जा रहा है। याद है मैंने बताया था कि टिश्यू पेपर पे गोली मारी, टिश्यू पेपर पे गोली लगी और वापिस आके तुमको लग गई है, वो वाला हिसाब हो गया। अब ये क्या हुआ, इतने भारी भरकम हाथी को, हाथी के आगे तुमने एक छोटा सा बच्चा रखा है, बच्चा नहीं हो गया, हनुमान जी हो गए हैं, हाथी को पकड़ा, घुमा घुमा के वापस फेंका। ये ऐसा कुछ हो गया कि भाई खतरनाक सी चीज हो गई, ये एक्सपेक्टेड नहीं थी अपने को, है, दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। तो वही चीज यहां हो गई, ठीक है। हनुमान जी निकल गए और बेड़ागर कर दिया इनका सबका, यस है। तो ये क्या किया, यहां पे रिफ्लेक्शन हो गई, डिफ्लेक्शन हो गई बहुत बड़ी भयंकर, कुछ पार्टिकल्स तो जैसे आए वैसे वापस निकल गए, यस। अब ये नहीं पता थी अपने को, ये क्या हुआ, व्हाट इज दिस, ये कुछ नई चीज हुई, तो इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाए, तो इससे ना आपका थॉमसन का मॉडल रिजेक्ट हो गया, यस, कि थॉमसन मॉडल रिजेक्ट हो गया बिकॉज वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। अब पॉइंट आ जाता है कि यहां पे फिर मॉडल कौन सा शुरू करें सर, यस। फिर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। रदरफोर्ड ने कहा एक तो ये हमने रिफ्लेक्शंस है कि ज्यादातर तो सीधे चले गए, लेकिन कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए अच्छे खासे एंगल पे, यस, अच्छे खासे एंगल पे। अब आ जाता है उसने एक्सप्लेन किया, उसने कहा भाई ऐसा है, मॉडल इलेक्ट्रॉन का कुछ ऐसा होगा कि बीच में बड़ा सा न्यूक्लियस है, ठीक है, बड़ा सा न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड ऐसे चक्कर काट रहे हैं, ऐसे ऐसे चक्कर काट रहे हैं। ये इसका मॉडल आया कि सारा जो न्यूक्लियस है वो बीच में है और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड चक्कर काटेंगे, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट एटम का एम्प्टी है, बहुत छोटा न्यूक्लियस है, बाकी सारा एम्प्टी पार्ट है, ठीक है। देन पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर फॉर्मिंग द न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एटम। मैंने एग्जांपल दिया था, अगर ये टेनिस बॉल है तो 10 किलोमीटर रेडियस का आपका स्टेडियम बनता है, हाँ या ना, ये बात हो गई। अब ऑल द, इसको हम लोग बोलते हैं, इस न्यूक्लियस नाम दे दिया, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इन सर्कुलर पाथ्स, ये बात बोली इसने एज ऑफ नाउ रदरफोर्ड ने। इसमें कोई दुख दर्द कष्ट किसी को, यस, हाँ, डन 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 डन, ये क्लियर है सबको। और अगर ये चीज क्लियर है सर, तो अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज, अब इसके ऊपर एक सवाल आ रखा है, ये क्वेश्चन करो, चलो ट्राई, ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। डन 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 डन, नोट्स अभी नहीं बनाने चचा, कार्तिक नहीं बनाने, अभी क्लास सुनता जा, तेरे पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, पूरा एटॉमिक करना अपने को 1.5 घंटे में, हाँ। तो इफ द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम वाज करेक्ट देन द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड्स गोल्डफॉइल वुड हैव बीन, कहता अगर थॉमसन का मॉडल सही था तो क्या रिजल्ट होना चाहिए था, तो भाई ऐसा है, अगर थॉमसन का मॉडल सही होता तो ये पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट ऐसे स्प्रेड होता, तो अल्फा पार्टिकल आता 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 या तो सीधा निकल जाता या फिर थोड़ा 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 ऐसे डिफ्लेक्ट होता, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हल्का सा उसको डिफ्लेक्ट कर पाता, थोड़ा सा, यस। तो यहां पे क्या सारे के सारे अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक होते, अरे इसकी वजह से रिजेक्ट हो गया, अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड और वाइड रेंज नहीं, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होगा। ऑल अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू विदाउट डिक्रीज इन स्पीड, ये भी गलत है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहां भी है, अल्फा भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हल्का सा डिफ्लेक्शन और स्पीड स्लो होनी चाहिए। अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड फॉइल एंड थोड़ी सी स्पीड उसकी चेंज होगी और थोड़ा सा एंगल चेंज होगा, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें कोई दुख दर्द किसी को, ये सर क्लियर हो गया। अच्छा आगे आते हैं, अब एक टॉपिक आता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लास में हो रखा है, बस सुनते जाओ मैं क्या बोल रहा हूं। देखना, आपकी जिंदगी में आपका एक अल्फा पार्टिकल, ये एक्सपेरिमेंट है कि ये आपका न्यूक्लियस है, एटम का न्यूक्लियस है, इस पे आपने ये अल्फा पार्टिकल उठा के फेंका। अल्फा पार्टिकल अगर इसके ऊपर जाके फेंकोगे तो क्वेश्चन आता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये होता है कि आपकी जिंदगी में वो पार्टिकल कितना क्लोज जा सकता है। ये अगर न्यूक्लियस है मेरा, इस न्यूक्लियस के कितना नजदीक जाके आपका अल्फा पार्टिकल पहुंच सकता है, उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो हम इसकी कैलकुलेशन करते थे, अगर आपको याद हो मुझे अभी भी याद है, ये क्लास ना मैंने मुंबई स्टूडियो से ली थी, ठीक है, और तुमने यहां से रायता फैलाना स्टार्ट किया था। फिजिकल केमिस्ट्री में रोना धोना स्टार्ट हुआ था इस टॉपिक से। टॉपिक का नाम है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या इफेक्टिव रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, अर्जुना 1.2। रिमेंबर दैट क्लास, जिस क्लास में अंधेरा था, गर्मी बह रही थी, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, एसी नहीं चल पा रहा था, है ना, वो याद है वो ये वही क्लास है, यहां से तुमने रोना स्टार्ट किया था। आई स्टिल रिमेंबर दैट। तो उसके बाद से मैंने गालियां बहुत खाई थी ना, ये वो दिन है, ये है वो मनहूस टॉपिक जहां से तुमने रोना शुरू किया था। तो चलो आओ जरा, अल्फा पार्टिकल को उठा के हमने यहां तक पटका, अब आई थिंक ये आसान लगने लग जाएगा, अब बहुत आसान लगने लग जाएगा।
हाँ, अब देखो जरा कैसे, क्योंकि यहां पे हमने इसको फेंका वेलोसिटी v से, तो सर इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ये काइनेटिक एनर्जी या कहीं तो दे रखी होगी, यहां पे ये लिखी हुई पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अरे हाँ सर, ये जब पटका इस पोजीशन पे पहुंचा तो सर धीमे 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 स्लो हुआ तो यहां पे वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0, पर कुछ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। एंड इस पॉइंट पे आपके पास, आप क्या बोलोगे, इन दोनों के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दूं, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, तो इस पॉइंट की एनर्जी इसके बराबर होनी चाहिए, वही कंजर्वेशन लगाया कि काइनेटिक एनर्जी पॉइंट हो, पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी, इनको बराबर करा तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, दैट इज 4Zd² अपॉन mv²। हाँ, डेरिवेशन कराई थी आधा एक घंटा लगा के ये समझाने के लिए। हाँ, फिर बोलते थे सर केमिस्ट्री खराब है, आप खराब हो। यस, वो दिन याद आ गए अब अपने को, तो ये वही दिन है। अब आसान लग रहा है बोल रहा था उस टाइम पे आसान लगेगा बाद में जाके ये, पर चलो ठीक है। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है जहां पे अब वैल्यूज लिखी हुई सारी की सारी। 4 तो 4 है, Z क्या है, एटॉमिक नंबर किसका, जो न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻⁹ इसका स्क्वायर है, K क्या होता है, एक कांस्टेंट रहता है 9 × 10⁹ यहां पे लिखा होगा, यहां पे कांस्टेंट लिखा हुआ है, यस, अपॉन m अल्फा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, V अल्फा उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर। ये सारी की सारी चीजें आपके पास अगर इनमें से सब दे रखा होगा तो आप ये निकाल सकते हो, या इसमें से क्या करते हैं आईआईटी वाले, ये आईआईटी का टॉपिक है स्पेशली एडवांस में, इनमें से कोई एक वैल्यू नहीं देगा, अगली आपसे पूछ लेगा। यस, हाँ, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसी को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। तो यहां पे जैसे क्वेश्चन है, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका करते हैं एक बार सॉल्व इसको मोटा मोटा। क्या करेंगे, जैसे मैंने बता दिया, रेडियस का फॉर्मूला याद रखो, इट इज 4Ze² अपॉन m अल्फा V अल्फा का स्क्वायर। याद आ रही है? यस, हाँ, इसको सीटीएम कर लो भाई। तो क्वेश्चन कहता है, कैन यू सी व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल ट्रेवलिंग थ्रू द न्यूक्लियस ऑफ कॉपर। कॉपर दे दिया तो मुझे Z की वैल्यू पता लगी कितनी है, Z आ गया सर मेरा, कॉपर का होता है 29, ठीक है। सो एज टू अराइव एट ए डिस्टेंस, R दे दिया आपको, कितना दे दिया, 10⁻³ मीटर, यूनिट सेम रखना सब में ऐसा ही है, फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ कॉपर एटम, ठीक है। तो आपको वैल्यू दे दी, देखो 4 पता है, ये पता है, Z पता है, E पता तुमको, E कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹, सब कुछ ऐसा ही में करना मुझे, ठीक है। K कितना है सर, K है 9 × 10⁹, ये भी हो गया। m अल्फा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल पता कितना है सर, दिस इज 4 × 1.67 × 10⁻27 kg में आ गया, kg वाले में यूनिट रखना है, ये भी पता है। R हमको दे दिया उसने, R भी पता है, V अल्फा निकालना है, तो V अल्फा मुझे यहां से निकालना है, कितना होगा, यस, दिस इज द फाइनल वैल्यू दैट वी हैव टू कैलकुलेट। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पे अगर आप करेंगे तो ये सारी वैल्यूज उठा के यहां रख दो, तो आपके पास V अल्फा कितना आ जाएगा, V अल्फा आ जाएगा 4Ze² अपॉन m अल्फा R इसका रूट, ये कैलकुलेट करो, वैल्यू रखो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। सारा डेटा दे रखा है, सब डेटा डाल के इसके अंदर पुट करोगे, आंसर तुम्हारे सामने पहुंच जाएगा। इसमें कोई दो, अब मैं कैलकुलेशन करके नहीं दिखाऊंगा, टाइम कम है, बट ये वैल्यूज उठा के डालोगे, आपके सामने आंसर मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? यस, आ जाओ फिर अगला सवाल। अच्छा, अगला हो गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। तो इसके बाद हमारे पास मॉडल आता है बोहर मॉडल का, ठीक है। बोहर मॉडल की अगर मैं बात करूं, यार सारी बातें मैं करूंगा, मैंने बोल दिया। आपके मन में क्लास के अलावा कोई भी डाउट है, क्लास के रिलेटेड भी डाउट है, आप इसके कमेंट सेक्शन में, ये जो वीडियो आएगा उससे कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं इसके ऊपर सब 3-4 लेक्चर्स होंगे, इनके कंबाइंड डाउट करके एक इंटरेक्शन सेशन प्लान करूंगा, जो फाइनल इंटरेक्शन रहेगा। उसमें आपकी सारी प्रॉब्लम डिस्कस की जाएंगी, चाहे वो 11th नहीं है आती, 12th में क्या करना है, कैसे एडवांस क्वेश्चन फोड़ने, वो सारा डिस्कशन वहां करेंगे। अभी टेंशन मत लो, ठीक है, अभी टेंशन मत लो, अभी सिर्फ टॉपिक पे फोकस करो। ऑलराइट, चलिए, तो आपके सामने अगला मॉडल आता है, रदरफोर्ड सब बर्बाद है, ठीक है। अगला मॉडल जो आता है वो आपका बोहर के ऊपर आता है। बोहर के अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा समथिंग कॉल्ड वेव। वेव क्या होती है वो समझना। आपकी जिंदगी में ऐसी एक वेव जो होती है, एक तरह की एनर्जी डिस्टर्बेंस होता है। टू बी वेरी फ्रैंक, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने वाला क्या हो गया, यस, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाली
तरीका है, एक डिस्टर्बेंस है कि एक एनर्जी को ना एक रूप से दूसरे रूप में लेके जाना। जैसे पानी की वेव है, पानी की वेव देखिए आपने, तो पानी क्या करता है, एक यहां की एनर्जी को दूसरी तरफ शिफ्ट करता है, तो वो उसी को वेव बोलते हैं, डिस्टर्बेंस बेसिकली। तो एक तरह की डिस्टर्बेंस होती है वेव जो एनर्जी ट्रांसफर कर देती है। अब हमारे को वेव की कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़नी है, तो यहां पे बात करते हैं इसके अंदर, ठीक है। वही लिखा है, व्हाट इज वेव, डिस्टर्बेंस इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट मैटर का ट्रांसफर। मैटर ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ एनर्जी यहां से वहां ट्रांसफर होती है। अब सवाल आ जाता है कि वेव के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे ये हमारी वेव होती है, सुनो ये ऐसी एक वेव होती है, ठीक है, ये इस तरह से वेव चलती है, ये वेव चलती है। तो आपको ना पहली बात तो ये कि यहां से लेके यहां तक इसको बोलते हैं एक वेवलेंथ, दिस इज वन वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होती है, लेंथ ऑफ वन वेव, तो एक वेव की लेंथ को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। एक पॉइंट से कितनी वेव निकलती हैं, उनको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी न्यू बार होता है, बेसिकली न्यू बार क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। एक गिवन पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स निकलती हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। एंड वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है कि उस किस स्पीड पे निकल रही है, मतलब वेव किस स्पीड पे मूव कर रही है। अब इनके बीच में रिलेशन होता है कि वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इसमें एक रिलेशन होता है कि जो वेलोसिटी ऑफ वेव होती है वो निकल के आती है लैम्डा टाइम्स न्यू, ये निकल के आती है। और जितने हम लोग वेव करने वाले, हम लोग जो पढ़ने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ने वाले हैं, इन सब की जो वेलोसिटी होती है वो आपकी c के बराबर होती है। तो c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, दिस इज द रिलेशन दैट वी नीड टू रिमेंबर। माहौल पूरा वेवी, ठीक है। दुर्गेश जी वो अल्फा पार्टिकल है, आप डेरिवेशन यहां पे देखोगे वो अल्फा पार्टिकल है, इसलिए उसका मास लेना है, ठीक है। दुर्गेश जी यहां पे आप देख लेंगे ये जो पार्टिकल है ना चाचा, ये अल्फा पार्टिकल है, उसका मास लोगे, हाफ एम अल्फा वी अल्फा करा ना, इसको इसके पोटेंशियल के साथ इक्वेट करोगे, रिलेशन आ जाएगा, ठीक है बाबू। चलो यहां तक क्लियर है आप लोगों को? हाँ, डन डन डन, इसमें कोई दिक्कत, एनी डाउट इन दिस, जल्दी बताओ जल्दी। हाँ क्या हो गया, कौन सा वाला गड़बड़ा भाई, कौन सा वाला गड़बड़ कर दिया, जल्दी बताओ जल्दी, कौन से वाला? अच्छा सिंबल पे न्यू है, ये न्यू है, दिस इज न्यू। हाँ सॉरी सर, सॉरी, सिंबल थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, न्यू कर दो इसको, न्यू कर दो। हाँ वो बार वाला वेवलेंथ का सिंबल होता है, बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी यार, हो जाता है, ठीक है। जस चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, अब सर हमारे पास कौन सी वेव्स होती हैं, ये देखना। एक होती है रेडियो वेव, रेडियो के बाद आपकी माइक्रोवेव इंफ्रारेड, फिर आती है विजिबल में आती है विबग्योर, दिस इज विजिबल, ठीक है। पूरी विबग्योर रहती है, एक्चुअली उल्टी तरह से लिखना है, तो विबग्योर ये आपकी पूरी वेवलेंथ होती है, ठीक है। फिर आती है एक्सरे, फिर आती है गामा, अल्ट्रावायलेट, और फिर इसके बाद आती है कॉस्मिक। ये हमारी पूरी की पूरी रेज रहती है। ये अगर ऑर्डर देखोगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती है, और अगर आप राइट टू लेफ्ट आओगे तो आपकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ती है। तो इसकी जो होती है मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, और इसकी जो होती है मैक्सिमम क्या होती है, वेवलेंथ होती है। वेरस कॉस्मिक की मैक्सिमम वेवलेंथ होती है और मिनिमम क्या होती है, मिनिमम इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। इसमें कोई प्रॉब्लम? यस, इसमें कोई प्रॉब्लम? डन 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 डन, बताओ। और इसके कुछ कुछ नाम है, रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन, आप उससे याद कर सकते हो, तो ये आपके सामने है, ये हम लोग ऑर्डर याद रखेंगे, ठीक है। अब आ जाता है इसका एनर्जी के ऊपर पॉइंट्स, ठीक है। तो कुछ एनर्जी के ऊपर पॉइंट्स आते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कहता है प्लैंक क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कोई भी एनर्जी कॉन्टिन्यूसली रिलीज नहीं होती। हम लोग सोचते हैं कि ये एनर्जी है, बल्ब है, तो बल्ब से जो एनर्जी निकलती है ना, एक फ्लो में ऐसे एनर्जी नहीं निकलती, दिस इज रॉन्ग। बल्ब में जो एनर्जी निकलती है वो इस तरह से पैकेट्स में निकलती है, तो दिस इज हाउ एनर्जी इज गोइंग टू रिलीज। तो एनर्जी जो निकलती है, क्या हो गया, कहां पे, यहां पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, वहां मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। अच्छा उल्टा लिख दिया ना, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम वेवलेंथ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ इधर आओ जरा। तो यहां पे क्या हो गया, ये जो एनर्जी निकलती है ये कॉन्टिन्यूस एनर्जी है, दिस इज कॉन्टिन्यूस एनर्जी। तो कॉन्टिन्यूस तरीके से नहीं निकलती, कैसे निकलती है, डिस्क्रीट तरीके से निकलती है, ठीक है। तो डिस्क्रीट तरीके से निकलती है, और अगर
तरीके से निकलती है। मैं बोल रहा हूं पिटाई कर दूंगा, चैट बंद कर दूंगा अगर गड़बड़ की तो। हाँ, अब ये जो निकलती है ये पैकेट्स में निकलती है, ये डिस्क्रीट पैकेट्स में निकलती है। और ये जो डिस्क्रीट पैकेट्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं सर? इनको हम लोग बोलते हैं फोटोन। तो फोटोन के रूप में एनर्जी निकलती है, वही लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कोई भी एनर्जी कॉन्टिन्यूसली नहीं निकलती, इट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एंड इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। क्या होते हैं फोटोन? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ध्यान रखना है, यहां से एक एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आता है। फॉर्मूला इज एनर्जी होती है एच न्यू, या फिर आप बोल सकते हो एच सी बाय लैम्डा। ये आपकी एनर्जी होती है, यहां पे ध्यान रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत किसी को? समझ आ गया सबको? इनको फोटॉन्स बोलते हैं। एनर्जी के ये दो फॉर्मूले हैं, ये आप लोग दिमाग में रखेंगे। ठीक है भाई, अब सुनो आगे बढ़े। यस, यहां तक क्लियर है? अब देखो भाई, अब यही चीज होती है एक ही, वो एक होता क्वांटम। क्वांटम इज एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। तो किसी एक फोटोन की अगर आप एनर्जी निकालना चाहते हो वो होती है क्वांटम। जैसे या तो आप एच न्यू बोल सकते हो या आप उसको एच सी बाय लैम्डा कर सकते हो, जो भी यूनिट दे रखा है। अच्छा, क्वांटा क्या होता है? क्वांटा होता है एन से। एन मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, कितने फोटॉन्स हमारे पास बैठे हुए हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? उनको हम लोग क्वांटा बोलेंगे। अच्छा, एंड व्हाट इज द टोटल एनर्जी? एक की एनर्जी एच सी बाय लैम्डा या एच न्यू है, टोटल फोटॉन्स हमारे पास एन है। तो अगर मुझे टोटल एनर्जी बताना है, टोटल एनर्जी कैसे पता लगेगा सर? इसके लिए आप क्वांटा को क्वांटम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एनर्जी निकल के आ जाएगी। क्वांटा क्या होता है? दैट इज बेसिकली कितने हमारे पास फोटोन है, तो एन कर दो इनटू क्वांटम कितनी एनर्जी है। तो सर यहां तो एच सी बाय लैम्डा लिख दो, या फिर सर आप इसको एन इंटू एच न्यू लिख दो, जो भी दे रखा है उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशंस कर लेंगे। एनी डाउट इन दिस? समझ आ गया? बहुत बढ़िया, आज 2x पे पढ़ा रहा हूं। चलो अगला सवाल, ये क्वेश्चन आपके सामने है देवी और सज्जनों, इसको बताएंगे अब आप। ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय अ मोनोक्रोमैटिक इंफ्रारेड रेंज फाइंडर ऑफ पावर 1 मेगावाट 1 मिलीवाट एंड वेवलेंथ दिस इन 0.1 सेकंड इज दिस वैल्यू ऑफ एक्स रैंडम करना। ठीक है, कैलकुलेशन तुम देखोगे, मैं तुम्हें कौन सा बता रहा हूं कैसे करना है। आपको पावर दे दी कितनी? पावर दे दी इतनी। ठीक है, पावर का मतलब होता है एक सेकंड में कितनी एनर्जी। तो अगर मेरे पास 1 इतनी एनर्जी है किसमें? दिस इज मेगावाट, ये पावर दे रखी है मुझे। अगर ये मुझे पावर दे रखी है, इसका मतलब होता है कि 10 की पावर -3 वॉट। ठीक है, 10 की पावर -3 वॉट दे रखा है, ऐसा लिख देता हूं, इट इज 10 की पावर -3 वॉट, ये दे रखा है अपने को। अब ये एनर्जी है, इस इतनी एनर्जी एक सेकंड में निकल रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि 10 की पावर -3 जूल एनर्जी किस में निकल रही है? इट इज गेटिंग आउट इन 1 सेकंड। एक सेकंड में इतनी एनर्जी निकल रही है। अच्छा, अगर एक सेकंड में इतनी निकल रही है, वो कितने में पूछ रहा है? वो आपसे पूछ रहा है 0.1 सेकंड में कितनी एनर्जी निकल रही है। तो 0.1 में कितनी निकलेगी? तो सर 0.1 सेकंड में इसको भी डिवाइड कर दोगे तो 10 की पावर -4 जूल एनर्जी निकलेगी। यस, ये बात समझ आई आपको? अगर एक में इतनी निकल रही है तो 10 से डिवाइड कर दोगे, ये एनर्जी आ गई। तो इतनी एनर्जी आपकी इतने सेकंड्स में निकल रही है। और अगर इतनी एनर्जी निकल पा रही है तो मैं अब मेरे से पूछ रहा है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स, हमसे पूछ क्या रहा है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो आप एक काम करो, एनर्जी का फॉर्मूला लिखो n इंटू एच सी बाय लैम्डा। क्यों? क्योंकि यहां पे लैम्डा दे रखा है मुझे, दिस इज लैम्डा। यस, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो एनर्जी हमको n निकालना है, तो n कितना हो जाएगा सर? n हो जाएगा एनर्जी इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय एच सी। तो यहां से सॉल्व करेंगे, एनर्जी कितनी है सर? वो आ रहा है 10 की पावर -4 इंटू लैम्डा कितना है? कन्वर्ट कर लिया उसको, नैनोमीटर है तो 10 की पावर -9 मीटर डिवाइडेड बाय एच कितना है? दे रखा है, इसमें दे रखा होगा 6.63 दे रखा ना। ठीक है, 6.63 इंटू 10 की पावर -34 इंटू सी होता है 3 इंटू 10 की पावर 8। सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू निकल के आ जाएगी। हो गया वाला क्लियर? जितना भी आ रहा है, जो भी आंसर है। ठीक है, आंसर लिखे होंगे हर स्लाइड के बाद, देख लेना। ठीक है, यहां से आपके पास कैलकुलेशन आ जाएगी। इस तरह से वाले क्वेश्चंस करेंगे, एनर्जी इक्वल टू NHC वाला लैम्डा। ऑलराइट, चलो भैया अगला सवाल। नेक्स्ट आता है बोहर के मॉडल। बोहर का मॉडल दो चीजों के ऊपर बेस्ड था। वो दो चीजें क्या है हमारी जिंदगी की? एक चीज है जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी स्टेट। बोहर बोलता है कि ये जो आपका सिस्टम है ना, ऐसे न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स ऑर्बिटल्स में घूमते हैं, फिक्स ऑर्बिटल्स में घूमते हैं। उनकी क्या है? फिक्स एनर्जी है। इनकी एनर्जी क्या है? फिक्स एनर्जी के ऑर्बिटल्स में घूमेगा। अगर यहां घूमेगा तो एनर्जी फिक्स है। अच्छा, अगर यहां घूमेगा इलेक्ट्रॉन तो इसकी भी एनर्जी फिक्स है।
तो इलेक्ट्रॉन्स वहां घूमेंगे जिसकी एनर्जी फिक्स होती है। और अगर एनर्जी फिक्स होती है तो ये अगर मान लो फर्स्ट स्टेज है, ये मान लो सेकंड स्टेज है, हर एक स्टेज जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसकी एनर्जी फिक्स है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट। अच्छा, ये अब सिलेक्शन कैसे होगी कि कौन सी वाली एनर्जी है? यस, कौन सी वाली एनर्जी है? उसके लिए हमारे पास आता है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वो बोलता है उस जगह पे वो घूमेगा जिसका जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम होता है एमवीआर। एंगुलर मोमेंटम जो होगा बराबर होता है n टाइम्स h अपॉन 2 पाई के। ये इसने फॉर्मूला दिया था सेकंड, ठीक है। एमवीआर इज द एंगुलर मोमेंटम, तो ये एंगुलर मोमेंटम आपके पास, यस। तो एंगुलर मोमेंटम लिख लो इसको, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा, मोमेंटम बराबर होगा एमवीआर, जो एंगुलर मोमेंटम होता है, इट इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। एन इज द ऑर्बिट नंबर, जिस भी ऑर्बिट में वो घूम रहा होगा वो आपका बोहर का एटॉमिक रहता है। यस, तो यहां पे घूमेगा और ये एनर्जीज क्या रहेंगी? इनकी कंजर्व रहेंगी। इन दो प्रिंसिपल्स के ऊपर आपका बोहर का मॉडल बेस था, उसने अपना पूरा मॉडल इसके ऊपर बनाया था, ठीक है। और अगर ये मॉडल बनाया हुई चीज यहां लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिट में घूम सकते, इनको किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमना पड़ेगा, सिलेक्टेड ऑर्बिट्स में। वो कैसे पता लगता है? जब तक उस ऑर्बिट में घूमेगा एनर्जी का कोई लॉस, कोई गेन नहीं होगा, जब तक ऑर्बिट में घूमने वाला है। तो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और क्वांटाइजेशन क्या है? उसी में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या है? सिंपल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, वो किसके बराबर होना चाहिए? n टाइम्स h अपॉन 2 पाई में, जहां पे n क्या होगा? कोई ना कोई एक इंटीजर होगा। यस और नो? वाई नॉट ओमेगा इन एंगुलर मोमेंटम? भाई बड़ा खतरनाक सवाल पूछ लिया आपने, टू मच खतरनाक, वेरी खतरनाक सवाल दैट यू हैव आस्क्ड कि सर यहां पे आई कर दो, सर आई ओमेगा कर दो। क्योंकि अब हम बड़े हो गए सर, हमने कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बाइनोमियल सब पढ़ लिए। अब आप ये कर दो सर। सही बात बोल रहा है भाई, आई लाइक दिस क्वेश्चन। ये मेंटेलिटी बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी, बहुत ऊपर तक जाओगे आप। जेई की बात नहीं कर रहा हूं, वैसे इन जनरल बहुत ऊपर तक जाओगे हैं? हाँ यस, सही बोल रहे हो। आई लाइक योर क्वेश्चन, बुरा मत मान भाई, तू सही पूछ रहा है, एकदम सही पूछा, बस ऐसे सवाल पूछता रहे, ठीक है। अगला, बोहर थ्योरी सिर्फ यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे अप्लाई होती है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। बोहर थ्योरी इज एप्लीकेबल ऑन यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ओनली। इसमें आप लोग जैसे हाइड्रोजन पे वैलिड होगी, हीलियम प्लस पे वैलिड होगी, लिथियम प्लस 2 पे वैलिड होगी, सर इन सब पे वैलिड होगी, ठीक है। हाँ सही है भाई, सही है। हाँ चलो भैया आगे बढ़े, नेक्स्ट करते हैं। अब इस चाचा ने इससे 4-5 फॉर्मूले दिए थे, ठीक है। हाँ इस चाचा ने 4-5 फॉर्मूले दिए थे बोहर ने, वो सुन लो जरा एक एक करके। क्या था? एक तो आता रेडियस का 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ये फॉर्मूला दिया। कुछ कैलकुलेशंस करी थी, वही कैलकुलेशंस हमारे सामने है, वो देख लेते हैं एक एक करके। वेलोसिटी है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकंड। जेड आपका एटॉमिक नंबर है, एन आपका ऑर्बिट नंबर है। एनर्जी होती है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी को प्लस कर दोगे तो काइनेटिक का फॉर्मूला आता है, इसी को डबल कर दोगे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, टाइम पीरियड की प्रोपोर्शनलिटी याद रखेंगे, एन क्यूब बटे जेड स्क्वायर होती है। और फ्रीक्वेंसी की अगर देखेंगे तो जस्ट उल्टा कर देना, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड उल्टे होते हैं, तो जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, जिसमें से ये 3 फॉर्मूलाज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ अरे ठीक है, जितना भी थोड़ा बहुत दिख रहा है उतना, ठीक है, उतना देख लो। ऑलराइट, तो समझ आया इतना? ये चीजें आपकी इसने फॉर्मूलाज डिराइव करवाए थे। अब ये रिवीजन क्लास है मेरे भाई, रिवीजन। इसमें ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपने क्लास नोट्स रिवाइज करें और समरी लेक्चर लगाए हैं, उसके बाद यहां पे कुछ कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे हम, ठीक है। आप लोग स्यापा कर रहे हो, आप लोग मुंह उठा के आए हो, जिंदगी में 11वीं में पहली बार आए हो और बोल रहे हो कि ये भी करा दो, वो भी करा दो, ऐसे करा दो, वैसे करा दो। पेपर में क्या करके आया भाई तू? वहां क्या करके आया है बता। चलो ये क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस 2019 का सवाल है, ट्राई करेंगे इसको। यस बताओ, आप में से कभी किसी ने आपको, मतलब आप 1.0 में पढ़े हो, 2.0 में पढ़े हो, 3.0 में पढ़े हो, 4.0 में पढ़े हो, यस, कभी आप में से किसी ने बोला आपको, किसी टीचर ने, कि आप बहुत अच्छे हो? कभी बोला बहुत बढ़िया हो, बहुत अमेजिंग हो, आपके जैसे बच्चे ना देखे? किसी ने अगर सच बोला है तो? नहीं ना, क्योंकि हो नहीं, ढीठ हो तुम, बदतमीज हो तुम। हाँ चलो इसमें देखें,
क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन जेई एडवांस का है, इनफैक्ट जेई एडवांस 2024 का भी जो क्वेश्चन है ना वो भी इसके ऊपर आया, दिखाता हूं तुम्हें। 19 में भी एडवांस में क्वेश्चन आया है, ये जेई के अंदर 24 का भी क्वेश्चन इसके ऊपर, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसी के ऊपर, बोहर के, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें देखो जरा, इसमें हाँ यस, यहां देखो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट का रेडियस क्या होता है, फॉर्मूला लगा प्रोपोर्शनलिटी, तो n स्क्वायर बाय z, ये फॉर्मूला रहता है। तो अगर n स्क्वायर बाय z है तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, फर्स्ट n स्क्वायर, फर्स्ट का आंसर है s। आई थिंक ये क्लियर है आप लोगों को। अगला एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है, अभी बताया, एंगुलर मोमेंटम इज nh अपॉन 2 पाई, तो n के प्रोपोर्शनल होगा, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू n, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा s है। ये क्या मैंने, इसका t होगा ना, ये t होगा, फर्स्ट का t होगा, सेकंड का s होगा, ठीक है, s और t, हाँ, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। थर्ड करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है इट इज 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, को n का इनवर्स, n का इनवर्स, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा n का इनवर्स -2, तो p हो जाएगा, यस। और फोर्थ का देखो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -27.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, तो जब नेगेटिव लगता है ना, प्रोपोर्शनलिटी उल्टी हो जाती है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो जरा, यहां पे आ जाएगा भाई t, यस, ये भी t हो जाएगा, देख लो भाई t हो जाएगा, बताओ सही है वाला, जल्दी बताओ जल्दी, इसमें कोई दुख दर्द किसी को, अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे, तो मैच कर लें जरा ऑप्शन इसके अंदर, हाँ या ना, डन, मैच हो गए। तो अब इसके आगे ये मैच कर लिए सारे आपने, अब इसके आगे उन्होंने ऑप्शन दिए थे कुछ कुछ, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आया था पहला, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द करेक्ट कॉम्बिनेशन कंसिडरिंग लिस्ट 1 एंड 2, तो थर्ड का P सही है, थर्ड का S तो हो नहीं सकता, फोर्थ का क्या निकाला है, फोर्थ का T निकाला हमने, तो फोर्थ का T ये नहीं है, ये नहीं है। अगला सवाल, अगला ये देखो, ये हो गया क्वेश्चन इसका। अगला आ रहा है ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द करेक्ट कॉम्बिनेशन कंसिडरिंग लिस्ट 1 एंड 2, तो सेकंड और फर्स्ट और सेकंड का, फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट का T, सेकंड का S, फर्स्ट का T, सेकंड का S, तो फर्स्ट का T सही है, सेकंड का S है ही नहीं, तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये हो गया। अगला सवाल, ये क्वेश्चन देखो, दिस क्वेश्चन केम इन जेईई एडवांस 2024 का सवाल है, सीधा सीधा क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद विच इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ठीक है। तो अपने को ये देखो 13.6 तो हर जगह बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, तो सबके z बाय n निकाल दो, सबके z बाय n निकाल दो, जिसका ज्यादा होगा उसकी वैल्यू ज्यादा। तो यहां पे देखो जरा, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो कितना हो जाएगा, तो z बाय n मतलब 1 का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर, ये आ गया 1। इधर देखो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम, तो ये 2 आ गया z की वैल्यू, और n की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर बटा 1, ये आ गया 4। सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, तो 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, ये आ गया 1। सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम, 3 स्क्वायर बटे 2 स्क्वायर, ये आ गया 9 बटे 4, ये आ गया 2.25। सबसे ज्यादा वैल्यू कहां दिख रही है इसमें, तो दिस वाज द करेक्ट आंसर। तो तुम देख रहे हो जेईई एडवांस में रिसेंट ईयर क्वेश्चंस आपके बोहर थ्योरी के कैलकुलेशंस के ऊपर डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं, तो तुम इसको ध्यान में रखोगे, ठीक है। ये आई थिंक तुम्हारे सामने है, ठीक है। और देखते हैं जरा, अब आते हैं इसके बाद रीडबर्ग इक्वेशन। एक रीडबर्ग इक्वेशन आप लोगों ने करी होगी, यस। रीडबर्ग इक्वेशन के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये क्या बताती है, अगर एक इलेक्ट्रॉन दो एनर्जी ऑर्बिट्स के बीच में शिफ्ट मार रहा है, जैसे दो एनर्जी शेल्स हैं, ये दो एनर्जी शेल्स हैं, ठीक है, मान लो n = 1 कोई भी है, n1 n2 है जैसे मान लो, तो इसके बीच में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप मार रहा है, ठीक है, चाहे नीचे से ऊपर जाए चाहे ऊपर से नीचे जाए, कहीं भी हो, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका यहां से यहां या ऊपर से नीचे आ रहा है, कोई भी जंप होगा, तो आपकी एनर्जी इसके बिना नहीं हो सकता, बिकॉज बोहर ने बोला है एनर्जी बराबर है, इसकी कुछ एनर्जी है E1 बोल लो, इसकी कुछ एनर्जी है E2 बोल लो, तो ये डिफरेंट एनर्जीज है। अगर इसको यहां से यहां जाना है तो एनर्जी में चेंज आएगा, या ऊपर से नीचे आना एनर्जी में चेंज आएगा। वो एनर्जी का चेंज कैसे निकलता है, वो एनर्जी का जो चेंज होता है, अगर ऊपर से नीचे लेट से आ रहा है, जैसे यहां पे मैं कर देता हूं ऊपर से नीचे, ठीक है, ये मान लो ऊपर से नीचे आ रहा है जैसे, तो ये इलेक्ट्रॉन है, यहां से मूव करके यहां पे आया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हाई एनर्जी का चेंज आएगा, तो यहां पे एक फोटोन, जो भी एनर्जी होती है वो फोटोन के रूप में निकलती है,
तो ये क्या है, दिस इज द फोटोन, ये रिलीज करेगा। इस फोटोन की अगर वेवलेंथ लैम्डा है तो फॉर्मूला निकलता है 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। आप इससे पहले कुछ बोल लो, n1 होगा छोटा, n1 इज छोटा नंबर, n2 इज बड़ा नंबर, बड़ा ऑर्बिट, ठीक है, बड़ा नंबर वाला ऑर्बिट की बात कर रहा हूं मैं, खाने वाली नहीं, ऑर्बिट नंबर वाली। तो ऑर्बिट है, तो जो छोटा ऑर्बिट होगा वो यहां, बड़ा ऑर्बिट होगा वो यहां। तो इससे क्या निकल जाएगा, इससे इस पूरे की वेवलेंथ आप निकाल सकते हो। मतलब अगर दो सेल के बीच में एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है तो जो फोटोन होगा, अब हो सकता है ये फोटोन एब्जॉर्ब हो सकता है ये फोटोन रिलीज हो, वो सब चीजें मैंने इस फॉर्मूला में सेट कर दी। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। तो n1 इंटू ऑर्बिट नंबर है, लैम्डा वेवलेंथ हो गई, z आपका एटॉमिक नंबर है, r इज नोन एज रीडबर्ग कांस्टेंट, वैल्यू इसकी याद होगी आपको, आप सीधा रख सकते हो 109678000 मीटर इनवर्स, ये वैल्यू इसकी रहती है रीडबर्ग कांस्टेंट की, या फिर अप्रोक्सीमेटली 1.1 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, यस, इसमें कोई दिक्कत किसी को बताओ, ये क्लियर है? और अगर ये क्लियर है, अब इसके हिसाब से होता है, अब जो छोटा नंबर होता है, अगर इस छोटे नंबर को अलग अलग नंबर वैल्यू दो, अगर ये छोटा नंबर 1 होता है तो लाइमन सीरीज आती है, 2 होता है तो बाल्मर, 3 होता है पैशन, 4 ब्रैकेट 5 पी फंड, और इसी तरह से आपकी हम्फ्री सीरीज चलती है। तो ये 5 सीरीज आती हैं, एक आती है लाइमन, अगर 1 पे आता है, 2 पे बाल्मर, 3 पे पैशन, 4 पे ब्रैकेट, 5 पे पी फंड, इस तरह की इनकी सीरीज का नाम होता है। ठीक है, ऑल राइट। और अगर ये वाली चीज क्लियर है, अलग अलग है भाई, ठीक है, अलग अलग है, 677 के आसपास रहती है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग है। अगर आप चाहते हो 677 करना चाहते हैं 677 कर लो, ये लो भाई, ठीक है, अलग अलग किताबों में अलग अलग वैल्यूज हैं, यहां पे 10967 है, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू याद रखनी है, ये वाली, ठीक है। हाँ, और अगर ये क्लियर है आपको, तो ये क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस 2023 में इसके ऊपर आया था, दिस इज फ्रॉम दिस सीरीज, कहता है हीलियम का ट्रांजिशन हुआ, ठीक है, फॉर हीलियम ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस टू दिस, पिकोमीटर में रेडियस दे दिया, ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड फोटोन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इज, तो कहता है ये एक हीलियम है, दिस इज हीलियम प्लस, ठीक है, हीलियम के अंदर किसी ऑर्बिट से, 2 ऑर्बिट से ट्रांजिशन हुआ, पहला ऑर्बिट जो है इसका जो रेडियस है वो है 105.8 पिकोमीटर, ठीक है, और दूसरा है इसका रेडियस कितना दे दिया, 26.45 पिकोमीटर, तो इसको n2 बोल दो, इसको n1 बोल दो। कहते हैं ये ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम दिस टू दिस, तो एक कोई इलेक्ट्रॉन है वो आपका यहां से उठ के यहां पे ट्रांजिशन करने आया है, तो ऑब्वियसली बात है यहां पे क्या होगा, एक फोटोन का चेंज आएगा, वो फोटोन का चेंज आएगा, वो फोटोन अगर चेंज करेगा तो यहां पे ध्यान रखना है, उसी फोटोन की वेवलेंथ पूछ रहा है, यार ये जो फोटोन निकल रहा है इसकी वेवलेंथ कितनी है, तो ये जो फोटोन है इसकी वेवलेंथ आपसे पूछ रहा है। तो पहले तो तुम्हें n2 n1 निकालने पड़ेंगे कि n2 n1 क्या है, उसके बिना तो दिक्कत ही होगी, तो पहले n2 n1, उसके लिए क्या कर दिया उसने, हमको रेडियस दे दिया, भाई अगर ये तुम्हारी रेडियस की वैल्यू है, इसको मैं r2 बोल देता हूं, ये रेडियस है, इसको मैं r1 बोल देता हूं, पिकोमीटर में, अब तुम्हारी मर्जी है, हम चेंज कर सकते हैं इसको, एंगस्ट्रॉम में भी कर सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी दे दिया कि a नॉट की वैल्यू दे दी उसने कि बोहर रेडियस कितना है 52.9, तो तुम फॉर्मूला ये लगा सकते हो कि r कितना हो जाएगा, रेडियस का फॉर्मूला हो जाता है r नॉट n स्क्वायर बाई z, तो ये r नॉट कितना दे दिया उसने 52.9 n स्क्वायर बाई z, n स्क्वायर n1 कर देता हूं उसको पहले, n2 स्क्वायर अपॉन z कितना है, हीलियम है तो 4 इक्वल टू पहले कितना दे रखा है 105.8, सॉल्व करेंगे तो n2 की वैल्यू यहां से 2 निकल के आती है, इसी तरह से फिर से सॉल्व करते हैं, तो रेडियस इज r नॉट n स्क्वायर बाय z, ये आ गया 52.9 इंटू n1 स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 26.45, ये सॉल्व करेंगे तो n1 की वैल्यू 1 आएगी, ये 1 ये 2, तो आपको ये पता लग गया कि ट्रांजिशन कहां से हो रही है, सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में हो रही है। तो तुम बस अब क्या करोगे, रीडबर्ग लगाओगे, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर हो गया 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस ये 10 की पावर 7 आ गया, यस, इंटू z 4 है, इंटू 1 बाय 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर, सॉल्व कर लोगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाती है, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 30 नैनोमीटर के आसपास आती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये अब आप आगे कंप्लीट कर लेना, ठीक है, इस हिसाब से आंसर आता है। इसके आगे आता है नेक्स्ट, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
अब अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करता हूं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? वो बोलता है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई भी इंसिडेंट लाइट आ रही है, वो अगर लाइट मारती है किसी भी मेटल्स के ऊपर, ठीक है, मेटल्स के ऊपर हम लोग इसको फेंकते हैं, मेटल्स के ऊपर अगर आप इंसिडेंट लाइट मारते हो तो इस इंसिडेंट लाइट की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, उसको मैं एनर्जी ऑफ फोटोन बोल देता हूं। ये जो एनर्जी होती है ये दो चीजों में जाती है। कहां जाती है? एक तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में, तो एक एनर्जी जो ये एनर्जी ऑफ फोटोन है किस में जाती है? इलेक्ट्रॉन्स को मेटल से बाहर निकालने में, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। प्लस जो भी एनर्जी बच गई, मान लो अगर 10 जूल एनर्जी यहां पे है और 4 जूल एनर्जी इसमें लगती है, तो बाकी एनर्जी किसमें जाती है? बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन निकल गया उसकी काइनेटिक एनर्जी में। ये कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मान लो 10 यहां है, 4 यहां है, तो यहां पे 6 जूल एनर्जी आपकी बचेगी। ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपन बस वही है कि आपको इसके कुछ फॉर्मूले दे देगा एनर्जी निकालने के, इसके कुछ तरीके दे देगा, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो बस ये है। तो दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि जितनी भी एनर्जी आती है कुछ वर्क फंक्शन में जाती है, वर्क फंक्शन मतलब निकालने वाली एनर्जी, और बाकी काइनेटिक एनर्जी जो कि उसकी मूवमेंट वाली एनर्जी होती है। इसके फॉर्मूले हमने ऑलरेडी करे हुए हैं। दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। आप एनर्जी को hc बाय लैम्डा या एच न्यू लिख सकते हो। इसी तरह से वर्क फंक्शन को भी आप ऐसे लिख सकते हो, वर्क फंक्शन जो होता है उसको भी hc बाय लैम्डा नॉट, या फिर आप एच न्यू नॉट से लिख सकते हो, जहां पे लैम्डा नॉट एंड न्यू नॉट को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी को आप कैसे लिख सकते हो? हाफ एम वी स्क्वायर करके लिख सकते हो। तो यही कैलकुलेशंस होती हैं जिससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, यस, ये किया हुआ हम लोगों ने। लैग हो रहा है क्या? लैग कैसे हो रहा है यार? एक बार बताओ जल्दी से, क्या लैग हो रहा है? जल्दी बताओ जल्दी। हाँ, क्या कोई एरर आ रहा है? क्या कोई लैग आ रहा है? हाँ, जल्दी बताओ जल्दी। हाँ, ठीक है, ये हो गया। वही चीज यहां लिखी हुई है कि आप लोग एनर्जी ऑफ फोटोन को एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा कर सकते हो, वर्क फंक्शन को भी हम लोग एच न्यू नॉट या एच सी बाय लैम्डा न्यू नॉट कर सकते हैं। दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, इसी से फॉर्मूले बनते हैं। एक कंडीशन आ जाती है कि कब ये हो सकता है, कब ये हो सकता है, दैट इज ऑल्सो कंडीशन। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर वेवलेंथ कम होनी चाहिए, तो जो आपकी वेवलेंथ है फोटोन की, अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है, तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये सवाल है, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। कहता है द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज दिस। ठीक है, तो वर्क फंक्शन आपको दे दिया। वर्क फंक्शन कितना दे दिया? 4.41 इंटू 10 की पावर -19 जूल, ये दे दिया। इफ द फोटोन्स ऑफ वेवलेंथ दिस, तो आपको फोटोन की वेवलेंथ ऑफ फोटोन दे दी कितना? 300 नैनोमीटर, ये दे दिया आपको। आर इंसिडेंट ऑन द मेटल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो हमें पता है एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर होती है? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के। तो अगर मुझे निकालना है इसके अंदर से काइनेटिक एनर्जी, किसके बराबर हो जाएगी? फोटोन की एनर्जी माइनस क्या हो जाएगी? वर्क फंक्शन। अब फोटोन की एनर्जी डायरेक्टली नहीं दे रखी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो निकालेंगे एच सी बटा लैम्डा से। तो एच डालो, सी डालो, लैम्डा डालो, तो तुम्हारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन आ जाएगी। इसको उठा के यहां रख दो, ये वैल्यू तुमको दे रखी है, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है, दोनों माइनस करोगे तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास होंगे। ठीक है, हाँ, इसको कन्वर्ट कर लेना बस, एच सी डाल के, लैम्डा नैनोमीटर में है तो जूल्स में निकलेगी, तो ये जूल्स में है, ये जूल्स में है, आंसर जूल में आएगा आपका। ऑल राइट, इसका शायद कुछ 2.22 आता है आंसर, 222। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं वेवलेंथ की। ठीक है भाई, ये क्विक रिवीजन है। अगर आपको एक्सपेक्टेशंस है कि 0 से कराएंगे तो 25 लेक्चर लगाए मैंने, 0 से वहां पढ़ो, आराम से पढ़ो, क्वेश्चन के साथ पढ़ो। यहां पे क्विक रिवीजन चल रही है। क्विक रिवीजन मतलब तेजी से पूरा चैप्टर। ठीक है, हाँ, तो अब आते हैं फोटोन। अब देखो, फोटोन के अंदर ना दो नेचर होती है, एक होती है वेव नेचर, एक होती है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर में एक्सपेरिमेंट कोई है, जैसे डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस हो गया। पार्टिकल नेचर जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। तो आइंस्टाइन जो था, ही वाज अबव बिहाइंड दिस, कि यार जो फोटोन है उसके पास बहुत तगड़ा पार्टिकल नेचर है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि इसका नहीं, पार्टिकल नेचर के अलावा वेव नेचर आ रही है, जैसे पानी वानी हो गया तो वो वेव नेचर को सपोर्ट कर रहा है। अब करे तो करे क्या? ठीक है, तो प्रॉब्लम आ गई ना। वेव नेचर अगर हम लोग देखें, इसने कहा यार एनर्जी क्या होनी चाहिए? एनर्जी होनी चाहिए mc स्क्वायर, ठीक है, m इंटू सी स्क्वायर होना चाहिए, या m इंटू वी स्क्वायर बोल लो। और यहां से एनर्जी जो आ रही है, ये कह रहे वेव नेचर है तो एच सी बटा लैम्डा बोल रहे हैं एनर्जी। तो कुछ कह रहे हैं ये, कुछ कह रहे हैं ये, तो यहां क्या होगी? लड़ाई। ठीक है, यहां होगी लड़ाई। यस, हाँ, यहां पे लड़ाई हो गई। और अगर यहां लड़ाई हो गई तो दिक्कत है ना बाबू, तो दिक्कत है। यस, तो कौन सॉल्व करेगा? इन दोनों की लड़ाई को सॉल्व करने वाला आदमी था डी ब्रॉगली।
डी ब्रोगली बोला भाई ऐसा दोनों सही है, ठीक है, सबके सब सही है, मतलब हमारा जो फोटोन है उसके अंदर डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस भी दिख सकता है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दिखा सकता है। तो डी ब्रोगली आया, उसने बोला भाई ऐसा है, ठीक है। हाँ, ये किसने बोला? प्लैंक ने, ये प्लैंक जी ने बोला था, दिस इज मैक्स प्लैंक, ठीक है, ये मैक्स प्लैंक ने बोला था, वो आइंस्टाइन ने बोला था, ठीक है, वो आइंस्टाइन ने बोला था। तो अब पॉइंट आया था, डी ब्रोगली आया, बोला तुम दोनों से दोनों की इक्वेशन इक्वेट करी, आंसर आ गया जिंदाबाद, ठीक है। इसको इसके साथ इक्वेट करके उसने अपनी इक्वेशन बनाई कि यार भाई ऐसा है, अगर तुम इनको इक्वेट कर दो तो एच बटे लैम्डा को इक्वेट कर दो एम सी स्क्वायर से, सी से गया सी, एच अपॉन एम सी, एम इंटू सी मतलब मोमेंटम इक्वल टू लैम्डा, ये बन गई डी ब्रोगली इक्वेशन। तो दिस इज कॉल्ड डी ब्रोगलीज इक्वेशन। और डी ब्रोगली इक्वेशन सीधा सीधा ये बोलता है भाई ऐसा है कि किसी भी चीज का अगर आप मोमेंटम निकालना तो मोमेंटम एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बस 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 इतना गेम है, ठीक है। तो ये इसने अपनी इक्वेशन दे दी, एच इज कांस्टेंट आपका जो रहता है, लैम्डा जो है उसकी वेवलेंथ है, जिसको बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, एंड यहां पे पी क्या है? मोमेंटम, तो ठीक है। तो ये हमारे पास क्वांटिटीज आ जाती हैं। तो वही लिखा है यहां पे, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली एवरी पार्टिकल हैज एसोसिएटेड वेव नोन एज पार्टिकल वेव, लीनियर मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो इसी से आता है P इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, ये आगे हमारे पास, यस ये पॉइंट हो गया। वेवलेंथ इज सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रो ऑब्जेक्ट्स ओनली, तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए हम इनको कंसीडर करते हैं, यस। तो माइक्रो पार्टिकल्स के लिए हैं। अब इसके ऊपर दो तीन इक्वेशंस आ जाती है, ये तो हमने करी एक दो इक्वेशन और डी ब्रोगली की आती है। एक तो ये इक्वेशन आती है कि जो लैम्डा होता है वो एच अपॉन अंडर रूट 2 टाइम्स मास ऑफ पार्टिकल इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो ये क्वेश्चंस आपके जेई में जो आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वो ध्यान रखना है ये क्वेश्चंस में। एक तो एच अपॉन पी वाले क्वेश्चन बहुत आसान है, वो हर कोई कर लेगा, लेकिन जेई में थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं जहां पे आपसे H अपॉन 2m के, दिस इज लिखा है यहां पे, लैम्डा इज द वेवलेंथ, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज मास ऑफ पार्टिकल, K इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिएंगे जहां पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दे देगा, ठीक है, तब आप ये इक्वेशन यूज करेंगे, डायरेक्टली आपके पास इससे आंसर आ जाएगा, यस। तो ये ध्यान में रखना है। तो एक ये होता है, एक आता है इसमें वोल्टेज दे देता है। तो अगर मान लो वेवलेंथ और वोल्टेज का क्वेश्चन, कुछ नहीं है, जहां पहले फॉर्मूला आपने करा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन 2m के, ये फॉर्मूला किया था। अब ये काइनेटिक एनर्जी की जगह पे Q भी डाल दो, Q इज द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, V इज द वेलोसिटी, ये डाल दोगे तो आपके पास पूरा निकल जाएगा, सब कुछ सेम है। Q इज चार्ज ऑफ पार्टिकल, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, Q इंटू V एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो ये फॉर्मूला आपको दूसरा मिल गया, ठीक है। इनके क्वेश्चंस कुछ कुछ आपके पास आते हैं, उन क्वेश्चंस को, जैसे एक क्वेश्चन ले लेता हूं तो समझ आ जाएगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया जाइए में, कहता वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इतनी है, ठीक है, वेवलेंथ दे दी आपको, सॉरी वेवलेंथ निकालनी है और काइनेटिक एनर्जी दे दी। तो ये काइनेटिक एनर्जी दे दी और आपको कहता है वेवलेंथ बताओ, वेवलेंथ बताओ कितने। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? वेवलेंथ होती है सर H अपॉन अंडर रूट 2m के, काइनेटिक एनर्जी दे दी तो आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, ये पता है आपको, मास आपको इलेक्ट्रॉन का दे दिया उसने, मास पता है, ये पता है, और क्या चाहिए? H आपको दे रखा है, H भी दे रखा है, तीनों चीजें दे रखी हैं, कैलकुलेट करोगे तो लैम्डा निकल के आ जाएगा। आई थिंक ये क्लियर है आप लोगों को, यस ये क्लियर है, डन। अगला सवाल भाई बहुत स्पीड से करना पड़ रहा है, ठीक है, तुम्हें समझ आ रहा है, कम टाइम में जब पूरा टॉपिक करना हो। बीएम मेरी हाई लगेगी तेरे को, है पागल मैनेजर, हाई लगेगी मेरी, यस। तो ये देखो समीर जी, वो उसके लिए आपको समरी लेक्चर देखने पड़ेंगे। जो ये लेक्चर पहली बार देख रहा है, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, सबसे पहले क्लास नोट्स रिवाइज करने हैं, फिर मैंने एक समरी लेक्चर दिया है वो रिवाइज करना है, ये दो रिवाइज करने के बाद इस लेक्चर को देखना है। ये बेसिकली उन दोनों टॉपिक्स को कंबाइन कर रहा है, ठीक है, यस। शॉर्टकट फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशंस करी गई और कैलकुलेशन करके पता किया गया कि भाई ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो अपन ने क्या किया, हमने सिंप्लीफाई कर दिया, ये वैल्यू डाली, ये फॉर्मूला कर रखा है हम लोगों ने, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की पूरी वैल्यू डाली, तो हमारे पास फाइनली निकल गया कि अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन की वोल्टेज निकालनी है, तो बहुत शॉर्टेड सीन है, अंडर रूट 150 बटा V, ये सीधा इलेक्ट्रॉन का आंसर दे देता। तो अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए तुम क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन के लिए सीधा फॉर्मूला लगाओगे, अंडर रूट 150 बटा V, V इज द वोल्टेज, यस, ये दिमाग में रखना है। तो यहां से आप सीधा निकाल सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन जे एडवांस में क्वेश्चन आ रखा है, सीधा सीधा देखो, कहता है इलेक्ट्रॉन बीम अंडर थ्रू व्हाट पोटेंशियल अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन वी एक्सीलरेट सो दैट इट्स वेवलेंथ इज दिस। तो ये आपकी वेवलेंथ दे दी 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो आपको अभी भी पता है वेवलेंथ का फॉर्मूला मैंने क्या बोला, 150 बटे V, इलेक्ट्रॉन के लिए ये होता है। तो ये कितना दे दिया, 1.54 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर माइनस, ये आप, हाँ ये सीधा आंसर एंगस्ट्रॉम में देता है। ये भी लिख रहे हैं यहाँ पे लिखा है ना,
कि आंसर किस में देता है, एंगस्ट्रॉम में देता है। तो यहां से आपको सीधा मिल गया, तो 1.54 इक्वल टू √150/v सॉल्व कर लेना, यहां से v निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्टली निकलता है आपका। फर्स्ट डे ऑफ क्लास इन पीडब्ल्यू, अरे वाह, डर गए हो भाई, तुम्हारा पीडब्ल्यू से विश्वास उठ जाएगा अगर ये क्लास पहली लगाई तुमने तो। रिवीजन क्लास है भाई ये, रिवीजन। डर के ये मत नहीं करो, पहली फैल जाओगे। यस, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जैसे कि सर हम अनसर्टेन हैं, बैच शुरू हुआ है, हमें सच्चा सर आईआईटी बॉम्बे हमारा ही है। शुरू याद है, शुरू के वो दिन, पुराने दिन। सर पहले दिन पूछा था कौन सा कॉलेज, सर आईआईटी बॉम्बे सीएससी। हाँ, तब अनसर्टेनिटी थी, तब सर्टेन थे सर, लेकिन हमने 11th कवर करी, और 11th कवर करने के बाद हमको सपना आया। सपना क्या आया, हाँ, हमने AITS दिए, हमने पेपर दिए, हमको औकात पता लगी सर, औकात। तो अब आप हमको बता दो सर, ये IIT का टी शिफ्ट करके ITI बताओ, कौन सा ITI में जाए सर, है ना, ये याद आ रहा तुमको पूरे साल के बाद। तो अब अनसर्टेनिटी हो गई है, अब हो गई अनसर्टेनिटी, तो ये अनसर्टेनिटी निकाली, तो इसी को हाइजेनबर्ग ने बोला कि भाई अनसर्टेनिटी है जिंदगी में। तो ये जो अनसर्टेनिटी है वो हाइजेनबर्ग पहले ही बता चुका था, तुम तब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। वो बोलता भाई ऐसा है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये आपका, आप या तो उसकी पोजीशन बता दो, ठीक है, या आप उसका मोमेंटम बता दो, एक ही बता सकते हो। अच्छा, अभी भी कुछ लोग हैं अभी भी कुछ लोग हैं इसमें, ठीक है, मिलूंगा मैं 12th के बाद। 11th हुई अभी तो 50% हुए, 50% और होगा, 12th के एंड में बात करेंगे हम, ठीक है। हाँ, तो ध्यान से सुनो क्या बोलता हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग बोला बड़ी सीधी सी बात, भाई ऐसा है कि हमारी जिंदगी में इलेक्ट्रॉन है। बोहर ने बोला इसका सब कुछ निकाल सकते हो, दुनिया जहां की जो चीजें निकालनी निकाल लो, पर हाइजेनबर्ग ने यूज करी क्वांटम मैकेनिक्स हाई लेवल, और उसने प्रूव किया कि या तो आप पोजीशन निकाल सकते हो या आप मोमेंटम निकाल, मोमेंटम मतलब वही वेलोसिटी, एक चीज निकाल सकते हो, दोनों एक साथ नहीं निकाल सकते। दोनों को एक साथ निकालने में कुछ ना कुछ एरर आएगा, कुछ ना कुछ, और जो थोड़ा सा जो एरर आता है उसका वैल्यू उसने निकाल दी कि h/4π इज द मिनिमम एरर, जो कि आपको दोनों की कैलकुलेशन के बाद निकलेगा। और जो ये एरर होता है वही लिखा है यहां पे कि h/4π मिनिमम एरर होगा। डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ये दोनों हमारे पास बैठे हुए हैं। यस, तो यहां पे ध्यान रखेंगे इसको। अब ये डेल्टा पी को कैसे लिख सकते हो सर, पी होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो डेल्टा लगा दोगे, मास जनरली कांस्टेंट रहता है m डेल्टा वी, तो इसको आप m डेल्टा वी करके लिख सकते हो। हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस यही इन्हीं दो इक्वेशन से निकलते हैं, ठीक है। एक एनर्जी और टाइम का भी होता है कि एक चेंज इन एनर्जी, मतलब अनसर्टेनिटी एनर्जी और अनसर्टेनिटी इन टाइम। एनर्जी और टाइम का भी सेम आपके पास रहेगा, h/4π की इसकी आइडेंटिटी रहती है, ठीक है। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं, मैक्सिमम इन्हीं दो से निकलेंगे। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो, इसको करते हैं जरा। बहुत बढ़िया सर, मुझे आरसीबी जाना है। सही है भाई, गुड, अमेजिंग। हाँ, आओ जल्दी से। तो कहता एक्सेलरेटेड है, स्पीड है जिसकी अनसर्टेनिटी इतनी है, तो आपको पहले डेल्टा वी निकालना है। डेल्टा वी कैसे निकलेगा, इतनी अनसर्टेनिटी है 0.2% ऑफ किसका, ऑफ 5 × 10⁶। तो यहां से क्या निकल जाएगा, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकल जाएगी, ठीक है। द अनसर्टेनिटी इन फाइंडिंग इन लोकेशन, तो डेल्टा एक्स मुझे निकालना है, ठीक है। व्हाइल इन मोशन इज दिस, अच्छा x इंटू दे निकाल दी, तो कहता है फाइंड करो। इलेक्ट्रॉन की बात है तो सीधे सीधे क्वेश्चन लगा दो कि डेल्टा एक्स m डेल्टा v जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। इक्वेशन लगाओ और वैल्यू निकालो, ठीक है। इक्वेशन लगाओ और वैल्यू डालो, सही बोल रहा हूं, हाँ। तो डेल्टा एक्स हमको निकालना है, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π m डेल्टा वी। h तुम्हें पता है, ठीक है, दे रखा है, h भी दे रखा है, 4 पता है, पाई पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है अपने को, ये भी दे रखा है, डेल्टा भी तुमने निकाल लिया, सब कैलकुलेट करोगे, डेल्टा एक्स तुम्हारे सामने पेश होते हुए आ जाएगा, ठीक है जी सर। आगे बढ़ते हैं गाइज। अच्छा, ये देखो मस्त सा सवाल, 2024 का जेईई एडवांस का सवाल इसके ऊपर भी आया था। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से जेईई एडवांस पे 2 क्वेश्चन आए हैं, और दोनों कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं थे, किए करने वाले क्वेश्चंस थे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट एग्जिस्टेंस डेफिनाइट पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इनफिनिटली अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है कि ये अगर हमारे पास एटम है, एटम से दूर जाते हो तो एनर्जी बढ़ती है, ये बता रखा है आपको। तो पहले 2s कहीं यहां होगा, आगे कहीं ज्यादा होगे, तो एनर्जी क्या होती है,
तो एनर्जी इज लोअर इन द इलेक्ट्रॉन देन दैट इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, सही बात है। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल मोस्ट नेगेटिव वैल्यू विल बी गिवन बाय 1 एंड देन आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि ये बोहर मॉडल है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, करते 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 हमारा इन्फिनाइट पे चले जाएंगे। इन्फिनाइट पे जाते हो तो एनर्जी 0 होती है, 1 पे अगर आएंगे तो सबसे नेगेटिव, यहां पे मोस्ट नेगेटिव एनर्जी होती है। तो ये आई थिंक सही है स्टेटमेंट, यस। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन, नहीं, जब आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो तो वेलोसिटी आपकी डिक्रीज करती है, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। दिस क्वेश्चन केम इन योर जेईई एडवांस एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस में ये आया था, यस। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब आते हैं टुवर्ड्स द मॉडर्न क्वांटम थ्योरी, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। मॉडर्न क्वांटम थ्योरी, अब ये सारे मॉडल्स कराने के बाद, ठीक है, जितने मॉडल हमारे पास थे ये सब कराने के बाद पता ये लगा आपकी जिंदगी में कि ये सब बकवास है, सब मिलके पागल बना रहे हैं, ठीक है, और तुम बनते आ रहे थे, मतलब अंधी थ्योरीज करी हम लोगों ने। इसमें तो मैंने फिर 2-3 गम काटी है मैंने, ठीक है। तो बहुत सारी थ्योरीज थी, सब कुछ कराने के बाद सीधा सीधा बता रहा हूं ये सब पागल बना रहे हैं। एक ही चीज सही है, वो है मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। मॉडर्न क्वांटम थ्योरी जो है दैट इज द थ्योरी जो कि अल्टीमेट थ्योरी है, जो कि सच है, जिसको कोई गलत नहीं कर पाया। इनफैक्ट ये फिजिक्स वाले सारे के सारे चोर हैं, डे 1 से मैं बोलता आ रहा हूं, ये सब चोर हैं, ये सब मिलके पागल बना रहे हैं और हमारे चैप्टर लेके जा रहे हैं, यस। तो उन्हीं ने एक चैप्टर, अभी तुम 12th में पहुंच गए ना, 12th में आ गए ना तुम लोग। अरे आरजे सर मुंह पे बोला मैंने, हाँ, ये पीछे बोल पाते हैं, मुंह पे नहीं बोल पा रहे। मैंने बोला उनको, ठीक है, मैं कहा ये चैप्टर क्यों पढ़ा रहे हो? 12th में तुम्हारे पास चैप्टर आएगा, न्यूक्लियस आएगा, ठीक है, न्यूक्लियर करके चैप्टर है। ये मॉडर्न फिजिक्स में 3-4 चैप्टर पढ़ा रहे हैं हमारे नाम पे, हाँ यही है। अगर तुम मेरी बात, तुम्हें ना मेरी अभी कोई याद नहीं आएगी, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें मेरी याद आएगी जब ये मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होगा। मॉडर्न फिजिक्स में 3-4 चैप्टर पढ़ाएंगे, 80% चीजें हम करवा चुके हैं, यही टॉपिक को बार वापस करवाएंगे, और पता बोलेंगे भी यही ये तो 11वीं में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। यही बोलेंगे आरजे सर, तब मेरी याद करना, तब बोलना उनको, वो बोलता था पागल आदमी डे 1 को कि फिजिक्स में करवा देंगे, होगा ये, हाँ यस। ये करेक्ट नहीं, हमेशा के लिए करेक्ट है कृष्णा, दिस इज करेक्ट फॉर एवर, ठीक है, टेंशन मत लो तुम लोग, टेंशन मत लो, ये हमेशा के लिए सच है, हाँ। चलो आओ, क्या होता है ऑर्बिटल, क्या था यार ऐसा है आपकी जिंदगी में, ध्यान से सुनना। आपके जो ये एटम है, दिस इज द एटम, ठीक है, इसके अराउंड ऐसे ऑर्बिटल नहीं होते, ऑर्बिट्स नहीं होते, ये नहीं होता, ये गलत है। क्या था इसके अराउंड ना आपका ये है कि कहां हो सकता है, इट इज अबाउट प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दिस इज अबाउट प्रोबेबिलिटी कि हो सकता है यहां हो सकता है यहां हो सकता है यहां हो, ऐसे एक ना जोन बनाना आपको कि इस जगह में होने के चांसेस है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल क्या होता है, घर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, घर है, ठीक है भाई, ध्यान रखना इसको, यस। इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है, इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है। दीपांश कह रहा था मैं गलत करके दिखाऊंगा, कर दे भाई दीपांश, है तुझे नोबेल प्राइज देंगे, ठीक है। अब इसके बारे में ढूंढना है, इस ऑर्बिटल घर है और इस घर को हमें ढूंढना है। ये जो घर के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस घर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, ये ढूंढने हैं। इनको ढूंढने के लिए 4 चीजें चाहिए होती है, 4 क्वांटम नंबर। तो 4 क्वांटम नंबर हमारे पास आएंगे। एक होता है प्रिंसिपल, एन से डिनोट होता है, एक होता है एजिमुथल या सब्सिडियरी, एल से डिनोट होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम से डिनोट होता है, स्पिन क्वांटम नंबर एस से डिनोट होता है। तो अगर मेरे को एन, एल, एम और एस की वैल्यू पता है तो मैं इलेक्ट्रॉन के पते तक पहुंच जाऊंगा, इलेक्ट्रॉन उठा के ले आऊंगा, यस, हाँ जी सर। चलो, तो ये अगर आपको क्लियर है गाइस, तो पहले बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। क्या करता है ये, इट प्रोवाइड्स द एनर्जी ऑफ द मेन शेल। तो जितना इनकी वैल्यू ज्यादा होती है, एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रोवाइड्स द आइडिया अबाउट द साइज। जितना एन बड़ा होगा उतना साइज बड़ा होगा, ये छोटा एन बड़ा एन सबसे बड़ा एन, यस। इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, ग्रेटर द एन वैल्यू बिगर इज द ऑर्बिटल। ये हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात है। 2 चीजें याद रखनी है, एन ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, एन ज्यादा तो साइज ज्यादा, 2 चीजें हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, यस। आगे एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, ये एक प्रिंसिपल मेन शेल, इसको एन को बोलते हैं मेन शेल, ये मेन शेल होती है। मेन शेल के अंदर कुछ छोटी शेलें होती है, छोटी शेलें, उसको बोलते हैं सब शेल, वो एल से पता लगती हैं। तो एल रिप्रेजेंट द सब शेल ऑफ द एनर्जी, ठीक है। अब एल की याद रखना, अगर मान लो एन, एल कहां से कहां स्टार्ट होता है, 0 to n-1 तक होता है, याद रखनी है बात, n-1 तक। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो l 0 हो सकता है, अगर n की वैल्यू 2 है तो l 1 0 और 1 हो सकता है, अगर n की वैल्यू 3 है तो l क्या होगा, 0 1 2। हमेशा n जो है l से बड़ा रहेगा, ठीक है, यस और नो।
एन हमेशा एल से बड़ा रहेगा, दिमाग में रखना ये वाली बात। तो एल इज बिग, तो एल दिस फ्रॉम हियर, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। ऑर्बिटल्स आर विद इन द सबशेल, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन का घर है वो इस सबशेल में होता है। बेसिकली ये क्या हो गया, एक तरह की कॉलोनी हो गई, ठीक है। आप ऐसा समझो चंडीगढ़, चंडीगढ़ एग्जांपल याद है तुम लोगों को, क्लास में चंडीगढ़ का एग्जांपल दिया था। तो पूरा चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ के अंदर एक होता है सेक्टर, तो सेक्टर हो गया तुम्हारा मेन शेल। सेक्टर के अंदर होते हैं 4 पार्ट्स, ए बी सी डी, हो गए सबशेल। उसके अंदर होता है घर, सेक्टर के अंदर छोटे छोटे घर है, सब मतलब सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी, सेक्टर डी, 4 सबशेल से, सबशेल के अंदर आते हैं 4, तो ऐसे 4 थे, उनके अंदर घर होंगे, उसको बोलेंगे ऑर्बिटल। और घरों के अंदर इंसान होंगे, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। इस तरह से चलना है अपने को, तो ये हम लोग को याद है, तो उसी तरह से करना है। अब ऑल द ऑर्बिटल्स विद इन सबशेल हैव आइडेंटिकल शेप, तो जितने भी ये होंगे ये सबकी सब शेप पे सेम होंगी। तो जैसे एस की सबकी गोल होते हैं, पी सबके सब डंबल होते हैं, डी सबके डबल डंबल होते हैं, एफ तुम्हारे जैसे एकदम कचरा होते हैं। यस, तो अब ये हो गया, देयरफॉर एल वैल्यूज डिफाइन द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, तो एल से शेप हो जाती है। तो अगर आपकी एल वैल्यू फिक्स है, उसकी शेप फिक्स होगी। जैसे एग्जांपल देता हूं तुम्हें मैं, मान लीजिए ये है मेरे पास, अच्छा पहले 1-2 बार कर लो, डिनोट कैसे करते हैं, एन और एल करके डिनोट करते हैं। मतलब पहले आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखना है, फिर आपको एस, एस से आपका सबशेल पता लगती है। तो एल वैल्यू अगर 0 होती है तो एस होता है, ठीक है। एल वैल्यू अगर 1 होती है तो पी होता है, एल वैल्यू अगर 2 होती है तो डी होता है, एल वैल्यू अगर 3 होती है तो एफ होता है। इस तरह से हम लोग, अच्छा ये लिखा ही हुआ था, इस तरह से होता है एस पी डी एफ एंड जी, ठीक है। तो ये हो गया। एंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो एक सबशेल में प्रेजेंट होते हैं कितने होते हैं, ये आपके बराबर होती है 2l+1 में कितने ऑर्बिटल्स आपके पास होंगे। ऑर्बिटल्स बेसिकली एम से पता लगता है, ठीक है। एफ ने क्या बिगाड़ा, तुम्हारे जैसा, तुम्हारा ग्रेड है ना, यस। एस ऑर्बिटल आर स्फेरिकल इन शेप विद न्यूक्लियस एट द सेंटर, इस तरह का एस दिखता है। जितने को एन वैल्यू बड़ी हो रही है, एन वैल्यू बड़ी हो रही है, एन बड़ा होता है तो साइज बड़ा होता है और एनर्जी भी इंक्रीज होती है। अ सेट ऑफ एस विल अपीयर एज कंसेंट्रिक स्फीयर्स। ये हो गया एस के बारे में। अब बात करते हैं पी के बारे में। पी जैसी शेप कैसे है, पी जैसे ये पी वाई है, ये एक्सिस का राउंड होता है, पी जेड है, ये पी एक्स है, ये आपके सबके सब डंबल शेप होंगे। डंबल करे आप लोगों ने, यस डंबल, तो डंबल जो होते हैं डंबल के जैसे आपकी शेप रहती है, ये आपके पी के ऑर्बिटल्स है। एल वैल्यू इनकी 1 रहती है, दे आर डंबल शेप विद न्यूक्लियस एट द सेंटर एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट एट द सरफेस। तो सरफेस जो है इसकी, यहां पे आपके इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आपको दिखेंगे। यस, इसी तरह से डी आते हैं, डी के ये शेप्स आ गई पूरी की पूरी। कहता है डी ऑर्बिटल्स हैव डबल डंबल शेप विद न्यूक्लियस एट द सेंटर, द ऑर्बिटल्स विद इन सेम सबशेल हैव सेम शेप बट डिफरेंट ओरिएंटेशन। तो ये आपके एक होता है बिटवीन द एक्सिस, एक होते हैं अलोंग द एक्सिस। ये आ गया एक्स वाई, तो एक्स और वाई के बीच में, ये वाई और जेड के बीच में, ये जेड और एक्स के बीच में। अब एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अलोंग, ये अलोंग द एक्सिस है, ये एक्स और वाई के अलोंग होंगे, और जेड ये डबल अजीब सी शेप होती है, जेड के अराउंड आपके घूमते हैं, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट आइडिया। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, अब एनर्जी के बारे में क्वेश्चन आते हैं एनर्जी के ऊपर। तो एनर्जी जो निकलती है वो आपको ध्यान रखना है। क्या हो गया, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, पढ़ लो पढ़ लो, ठीक है। यहीं से आईओसी स्टार्ट होगी आपकी। अब सुनो, आपके पास एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करता है कि स्पीसीज कैसी है। जो यूनिइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं उस पे एनर्जी, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एन से पता लगती है। तो अगर हाइड्रोजन की एनर्जी लोगे, हाइड्रोजन लाइक एटम्स की, तो वो एन से पता लगे। अगर एन वैल्यू ज्यादा है तो एनर्जी वैल्यू ज्यादा होगी। सिंपल सिंपल, और कुछ नहीं इसमें सोचना, ठीक है। वेयर अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगी, तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, उसमें आपको n+l करना है। तो जिसका n+l वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अगर किसी का n+l लेट से किसी का सेम आ जाता है, उस केस में हाइड्रोजन वाला रूल लगाना है। तो n वैल्यू ज्यादा तो l वैल्यू, तो आपकी एनर्जी वैल्यू ज्यादा। ये आपका ऑर्डर हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में। यस, नेक्स्ट आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ रखा है जेई में, इसको ट्राई करेंगे एक बार। यस, जल्दी से ट्राई करते हैं। हाँ याद है, इसके ऊपर 4 घंटे की क्लास ली थी मैंने। याद आ रहा है वो दिन जब 4 घंटे की क्लास इसके ऊपर ली गई थी, हाँ या ना? 4 घंटे की क्लास ली थी एक, और तुम रो दिए थे। हाँ, तुम रो दिए थे वो 4 घंटे की क्लास लेने के बाद। पहली बड़ी क्लास हुई थी इसके ऊपर, एंड पूरी जनता फैल गई, अरे क्या हो रहा है सर, अंदर से डिप्रेशन सा हो रहा है सर, घुटनों से खून आ रहा है सर। वो पुराने दिन, 3 घंटा 50 मिनट थी ना, हाँ वो पुराने दिन। फिर धीमे 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 करके बड़े हो गए थे तुम। उसके बाद तो फिजिक्स वालों ने भी लेनी क्लासेस स्टार्ट की थी। सारी बातें हमने ही बताई थी। स्टार्ट हर जगह मैं ही करता था। मतलब जहां पे कुछ नया चीज करनी होती थी ना, मुझे आगे कर देते थे। जाओ सर आज ये करके आएंगे। संडे क्लास लेनी किसने स्टार्ट करी? मैंने।
बड़ी क्लासेस किसने स्टार्ट करी? मैंने। एक्स्ट्रा क्लासेस किसने करी? मैंने। उसका फल कौन खा रहा है? ये सबके सब मिलके पागल बना रहे हैं, सारे के सारे हैं। गालियों के लिए मुझे भेज देते थे, हैं जाओ गाली खाओ, और पीछे से एंजॉय करते थे सबके सब। ऐसी सिचुएशन में मैं कैसे आगे आ जाता हूं मुझे नहीं पता। हाँ, वही पुराने दिन का क्वेश्चन है। ये करो जरा, n प्लस एल करो चाचा, यहां पे लेट्स डू इट। तो n प्लस एल करेंगे कितना आएगा? अरे सर 3 आएगा। n प्लस एल करेंगे 4 आएगा। n प्लस एल करेंगे 4 आएगा। n प्लस एल करेंगे 5 आएगा। तो सर सबसे ज्यादा तो d की है और सबसे कम a की है, तो d सबसे ज्यादा a सबसे कम, d सबसे ज्यादा a सबसे कम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें दोनों के बराबर है, इसका n 3 है, इसका n 4 है, तो b इसके बाद, c इसके बाद। यस और नो? बिल्कुल, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करते हैं, m वैल्यू। ठीक है, m वैल्यू। हाँ वही तो यहां भी मुझे पहले भेज दिया है, क्योंकि इनको पता है डे 1 को गाली खाएगा आदमी। ठीक है, डे 1 को किसी में भी चले जाओ गाली खानी है। तो सबसे पहले रिवीजन क्लास किसकी लगाए? अरे वो है ना, हाँ वही 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 निखिल सैनी। हाँ इसको भेजो क्लास में, इसको भेजो, गालियां खा के आएगा, बाकी टीचर खुश रहेंगे। हाँ वही वही वही, हर जगह गाली खाने के लिए सबसे पहला आदमी इनको मैं दिखता हूं। जहां दिक्कत इनको लगती है ना, निखिल सर जाना एक बार, गालियां खा के आओ 4-5, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, चलो कुछ नहीं कर सकते, अब तो आदत सी है मुझे ऐसे जीने की। चलो आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज द ऑर्बिटल इन द सब शेल। तो m वैल्यू होती है, ध्यान से सुनना, m जो होती है ना, ये -L2 0 2 प्लस L चलती है, ये दिमाग में रखना। ठीक है, हाँ जी। डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी n प्लस एल वैल्यू और n वैल्यू भी सेम रहती है, बेसिकली एनर्जी वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, डीजनरेट ऑर्बिटल वालों ध्यान रखना। हाँ जी सर, डन 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 डन। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर प्रोवाइड्स द ओरिएंटेशन, कि वो x में है, वो y में है, वो z में है, वो किस में है, वो सब आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता लगता है। ठीक है, कहां से कहां वैल्यू आती है? -L2 0 2 प्लस L, ये वैल्यू याद रखनी है। नंबर ऑफ m वैल्यूज कितनी होती है? इनको अगर ऐड कर दोगे तो 2l + 1 हमारे पास m वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। ये आया। चैप्टर का नाम बता दो सर। रिप्रोडक्शन। ठीक है भाई, एक काम करो, सबकी ऐसी तैसी, चैप्टर का नाम चेंज करो। कहां है चैप्टर का नाम? इसकी ऐसी तैसी लिखो। हमको चाहिए पब्लिसिटी। ठीक है, पब्लिसिटी चाहिए, हम चाहते हैं ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन, वो भी ह्यूमन। हाँ, प्लांट्स वाली पसंद नहीं आती, ऐसी का तैसी इसकी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। गाइस देयर आर 2 टाइप ऑफ जेंडर, मेल एंड फीमेल। बनती किसी की किसी के साथ नहीं है, क्लेश सबके सब करते हैं, इट इज जेंडर न्यूट्रल। क्लेश दोनों ने करने हैं, मेल को फीमेल नहीं पसंद, फीमेल को मेल नहीं पसंद, किसी को कोई पसंद नहीं है। चैप्टर का नाम क्या है सर? अबे पागला है, 1.5 घंटा हो गया तेरे को चैप्टर समझ नहीं आ रहा है? चैप्टर का नाम क्या है? ठीक है, क्या यार गला खराब हो गया, 1.5 घंटा स्पीड से 5x स्पीड में पढ़ा रहा हूं आज मैं। 1.5 घंटे से बोल रहा हूं, नहीं चैप्टर का नाम बता दो सर। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हाँ चलो कोई नहीं, वापस आओ भाई, चैप्टर में वापस आओ। थोड़ा बचा है भाई आज। हाँ कितनी देर और? बस देख भाई, हो गए बस 10-15 मिनट और। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं मेन शेल में? इट इज n²। तो मान लो अगर कोई बोले मुझे कि n = 1 में ऑर्बिट कितने हैं, तो ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो n² कर दो। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं सर? n² कर देंगे, n², दैट इज 1 का स्क्वायर। इसी तरह से 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16। यस, हाँ जी सर, सही है सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्पिन क्वांटम नंबर। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, सुनना, n, l और m, n, l, m, अगर ये 3 चीजें पता है, ठीक है, अगर ये 3 चीजें पता है तो तुम उसके घर तक पहुंच गए। अब ये इलेक्ट्रॉन का घर, इसके अंदर ये घर में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन 1, ये इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है, ये 1, ये 2, ठीक है, ये दोनों की आपस में नहीं बनती। हाँ, ये दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। और अगर ये दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती तो इनको हम लोग क्या करते हैं, अलग नंबर देते हैं। तो इसको एक स्पिन नंबर दे देंगे s,
इसको एक दूसरा स्पिन नंबर दे देंगे S2, ठीक है। तो इनके अलग अलग स्पिन स्टेट होते हैं, तो इनके आपस में नहीं बनती, ये एक दूसरे एकदम है कुत्ते वाला है प्यार इनका आपस में, ठीक है। हाँ ठीक है, बुआ की लड़की है वो। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, पढ़ लो, मैं बोल रहा हूं पढ़ लो, पिटाई कर दूंगा मैं ठीक है। 15 मिनट शांति से पढ़ लो, मैं चुपचाप चला जाऊंगा इसके बाद। जी सर, तो इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती इनको। तो अगर मान लो NLM, देखो NLM अगर सेम होते हैं तो एक नंबर अलग होगा। स्पिन की दो वैल्यू होती है, एक अगर आती है इसकी पॉजिटिव स्पिन, तो एक वैल्यू इसकी होती है स्पिन की +½ ठीक है, पॉजिटिव स्पिन वाली, एक होती है नेगेटिव स्पिन दैट इज -½ इनका कोई भी वास्ता नहीं है, आपकी रोटेशन से कोई वास्ता नहीं है, कोई भी वास्ता नहीं है दीन दुनिया का, सब गया भाड़ में। ध्यान रखना है, दो वैल्यूज रखते हैं, S½ +½ एक -½ दो वैल्यूज रखते हैं, बस ये दिमाग में रखनी है। अगर एक डब्बे में एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, एक प्लस का एक माइनस का, वही लिखा है द ऑर्बिटल या तो खाली हो सकता है या एक इलेक्ट्रॉन रह सकता है या मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए हमें स्पिन क्वांटम नंबर बता दिया गया है, ठीक है। अब एक डब्बे में नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम डब्बा कैन हैव 4 क्वांटम नंबर्स। मैंने बता दिया कि अगर एक डब्बे में तुम रखोगे तो एक ऑर्बिटल में NLM सब सेम होंगे, लेकिन S वैल्यू अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। उसी को बोलते हैं पॉली का रूल, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो एक डब्बे में कभी तुम्हें ऐसा दिखे कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। एक डब्बे में आपके इलेक्ट्रॉन अगर एक अप स्पिन का है तो दूसरा डाउन स्पिन का होना चाहिए, या एक डाउन स्पिन का तो दूसरा अप स्पिन का होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा सर, अब एक डब्बे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर एक डब्बे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हाँ, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक डब्बे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आपको मैंने बताया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, तो ये याद रखना, एक डब्बे में एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अगर एक डब्बे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर हमसे पूछे कि ये क्वांटम नंबर दे दे आपको एजीमुथल, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर में मैक्सिमम 4l+2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर l वैल्यू 0 है, उठाओ इसके अंदर, तो l0 में s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। S पूरी सबशेल, S सबशेल है ये, दिस इज सबशेल, S सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अच्छा, 1 मतलब P के अंदर कितने आ सकते हैं, P के अंदर आ सकते हैं 6 लिखा ही हुआ है। D के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 10, F के अंदर कितने आ सकते हैं 14, G के अंदर कितने आ सकते हैं 18, इस तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो एक क्वेश्चन आ गया वाला, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जरा। यस, ओ भाई साहब क्या चाहते हो तुम, क्या चाहते हो, पढ़ना कि नहीं पढ़ना, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, बता रहा हूं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, गालियां मैं खा चुका हूं, उनका काम हो गया, वो कहेंगे अब देख लेंगे, किसी और को भेज देंगे। यस, हाँ चलो, कहता है कौन सा क्वांटम नंबर सही है। तो ध्यान रखना है, n जो होता है l से बड़ा होना चाहिए और m जो होता है वो -l से +l तक होना चाहिए। तो n l से बड़ा है, देखो n l से बड़ा है, हाँ नहीं है तो गलत। n l से बड़ा है, हो सकता है n l से बड़ा, n l के बराबर है, ये भी नहीं हो सकता, ये देखो ये नहीं हो सकता। इधर देखो, ये सही है, ये सही है, ये कंडीशन सही है। m जो है -2 से +2, ठीक है, -1 से +1 सही है। तो हमारे पास ये दोनों सही हैं, ये दोनों गलत हैं। तो नंबर ऑफ करेक्ट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इज द करेक्ट सेट, ठीक है जी सर। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद करते हैं रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो NLX, मतलब कोई भी अगर आपको ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन सब रिप्रेजेंट करना तो इस तरह से करते हैं। n नीचे आता है तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर आपका l वैल्यू SPDF में से कुछ आएगा, ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है वो आपके यहां पे आएंगे। जैसे मान लो 2p3, जैसे 5d8, तो इस तरह से आप लोग इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इसके ऊपर 2-3 प्रिंसिपल। एक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पॉली वाला, 2 हमें और करने हैं। एक है बिल्डिंग अप प्रिंसिपल, एक है आपका हंड्स रूल। बिल्डिंग अप प्रिंसिपल सिर्फ इतना बोलता है कि आपकी जिंदगी में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, पहले कम एनर्जी वाला भरेगा, फिर हाइयर एनर्जी वाला भरेगा। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास जितने ये हैं, जैसे 1s है, जैसे मान लो 2s है, तो आप n+l रूल लगाओ, कितना आ जाएगा 1 + 0
कितना आ गया 1, यहां करो 2 + 0 कितना आ गया 2। तो इसका n+l वैल्यू कम है तो इसकी एनर्जी, ये अगर n+l वैल्यू कम है तो लो एनर्जी है, इसकी n+l वैल्यू ज्यादा हाई एनर्जी। तो पहले ये बोलता है लो एनर्जी वाले पहले भरोगे, हायर एनर्जी वाले बाद में भरोगे। तो ग्रेटर वही चीज लिखी है, ये शॉर्ट में पूरे में यही लिखा है कि जो मिनिमम एनर्जी वाला होगा पहले उसको भरना है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, इट मींस लोएस्ट एनर्जी वाले को पहले भरोगे एंड हायर एनर्जी वाले को बाद में भरोगे। इसके ऊपर एक वो आता है, क्या कहते हैं, एक रूल आता है SS PS PS DPS DPS FDPS FDPS। वो अगर आप करोगे तो यहां पे आपके पास पूरा एक सीक्वेंस बन जाता है, ठीक है। मतलब याद करने के तरीके हैं, सो गया, पीके सो गया, दारू पीके सो गया, दारू पीके सो गया, बहुत ज्यादा अर्ज हुई तुम्हारे बैच जैसे, फिर से दारू पीके सो गया, फिर से दारू पीके सो गया। इस तरह से अगर आप इसको याद करेंगे तो आपका पूरा टेबल बन जाएगा। और S याद रखना है, 1 से S होता है, P2 से शुरू होता है, D3 से शुरू होता है, F4 से शुरू होता है, G5 से शुरू होता है। ये अगर आप वैल्यू रखोगे आपके सामने पूरे का पूरा सीक्वेंस बन जाएगा। तो बढ़िया से दारू पियो और इस सीक्वेंस को याद करो। यस, तो अगर ये याद हो गया है, इसके बाद चाचा आते हैं हंड्स रूल। अगर याद होगा आज की इसकी क्लास हंड्स रूल की, तो आपको हमने बॉयज वॉशरूम के दर्शन करवाए थे और मैंने बताया था देवियों और सज्जनों, भाई और बहनों, ये डब्बे हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन ऐसा है तो दूसरा भी इसी डायरेक्शन में करेगा, उल्टा नहीं करेगा, ठीक है। अगर सामने है तो पीछे नहीं करेगा, नहीं करेगा, उसमें ऐसे रखेगा, ठीक है। ये कभी नहीं होगा कि अगर मान लो दो इस डायरेक्शन में कर रहे हैं तो तीसरा ऐसे करने लग जाए, अरे मैं इस डायरेक्शन में करूंगा, मेरे को शर्म आती है। ऐसा नहीं होता है, कोई शर्म नहीं है, सब एक डायरेक्शन में करेंगे, ठीक है। यस, याद आ रहा है ये अरबों साल पहले किया था। हाँ, और अगर मान लो डब्बे आ गए फिर पॉली लगता है, ये हंड्स रूल है। पॉली लगाएंगे तो 1 2 3, उसके बाद सेम डायरेक्शन में मत कर देना, अब उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि ये एक डब्बे में है, एक दूसरे का दिक्कत आएगी। यस, तो ये ऐसे रहेंगे, ये सही डायरेक्शन दिखाने का। हाँ सर जी सर, ये पहले क्यों नहीं बताई? अरे बताई थी ट्रिक, ये कैसे नहीं बताई तुमने? अरे बता रखा, सब बता रखा यार, तुम लोग मजा ले रहे हो, ठीक है। तो यही बोलते हैं, इनको बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। रूल वैसे ही है कि एक डीजनरेट ऑर्बिटल के अंदर आपकी स्पिन जो होनी चाहिए मैक्सिमम पैरेलल स्पिन मेंटेन होनी चाहिए। यस, पैरेलल स्पिन मेंटेन होनी चाहिए। तो ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, ये गलत स्पिन हो गई, उल्टी स्पिन हो गई। यस, डीजनरेट ऑर्बिटल्स मतलब जिनकी एनर्जी सेम होती है। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, 2px 2py 2pz, ये हो गए। तो यहां पे क्या है, 2px की अगर आप n+l करोगे तो n 2 है, l 1 है, तो n+l कितना हो गया 3, n+l की 3, n+l कितना 3, तो l वैल्यू सेम है, n+l वैल्यू सेम है। इसको बोलते हैं बेसिकली डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो डीजनरेट ऑर्बिटल ये px है, कहता है अगर ऐसे ऑर्बिटल्स है, अगर ऐसे ऑर्बिटल है डीजनरेट, इनमें सेम स्पिन मेंटेन करने की कोशिश करो। यस और नो, ये हो गया सर। तो ये इट इज एप्लीकेबल टू डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ये हो गया सर, ठीक है। अब दो एक्सेप्शन आती हैं, ठीक है। एक्सेप्शन तो क्या ही होती है गाइस, जो बोलता है केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है, पीट दो उसको, कुछ नहीं है। ये हंड्स रूल का ही एप्लीकेशन होता है। वैसे एक्सेप्शन लिख दिया, गलत लग गया, मुझे बुरा लग गया। कंसेप्ट, इसको लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भैया हंड्स रूल की वजह से, क्योंकि हमें मैक्सिमम स्पिन मेंटेन करनी होती है, हंड्स रूल बोलता है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड वाले बहुत स्टेबल होते हैं। वो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं एक्सचेंज एनर्जी से, ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी से। तो इस वजह से, हाँ क्या हुआ, अबे हाँ ना कंट्रोल मजनू, ठीक है, कंट्रोल। तो ध्यान से सुनना है, क्रोमियम जो होता है अगर आप सीक्वेंस से भरोगे तो क्रोमियम के अंदर यहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन आती है इट इज 4s1 एंड देन 3d5, ये चेंज होता है, 4s2 3d4 नहीं होता। इसी तरह से कॉपर में ये होता है, क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ये हाफ फील्ड है, दिस इज हाफ फील्ड, तो हाफ फील्ड स्टेबल होता है, ये क्या है फुल फील्ड, तो ये भी क्या होता है स्टेबल होता है। तो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड स्टेबल होते हैं, इस वजह से क्रोमियम एंड कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन ऐसी रहती है। जी सर, कौन कर रहा है? ठीक है सर, है ना, ठीक है सर ने ना खराब कर रखा है सब। और चलो एक बात बताओ, सबकी ऐसी तैसी रेजोनेंस का प्रूफ मिल गया तुम लोगों को, ऑर्गेनिक तो हो गया पूरे का पूरा, रेजोनेंस हो गई अब तुम्हारी है, रेजोनेंस का प्रूफ मिल गया। ठीक है सर, पिछले साल से ढूंढ रहे हैं, इतने साल हो गए उनको ढूंढते हुए रेजोनेंस का प्रूफ, आई थिंक अब तक तो मिल ही गया होगा। एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, फॉर्मूला याद रखना सीधा सीधा, √L+1 h/2π। यस, ये फॉर्मूला याद रखना है, जहां पे L क्या होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। एक तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, इसका एक भाई आता है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन मैग्नेटिक रूट एंड n+2 बोहर मैग्नेटर होता है। n क्या होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो जो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो आपका
रहता है इसके अंदर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। मिल गया? अच्छा मिल गया, ठीक है, डूडी सर ने दिया, सही है फिर, मिल गया तुम्हें। चलो फिर इसके बाद हम लोग एकदम आखिरी चीज पे आ जाते हैं, वेव इक्वेशन के ऊपर। हाँ यस, चलिए लास्ट टॉपिक फॉर द डे। ठीक है भाई, भाई ये कुछ खतरनाक सी चीज है, कुछ कुछ होता है, ये समझ नहीं आती, ना समझ नहीं है इसको, ठीक है, कुछ गंदी सी चीज बनाई है इन लोगों ने, हम देखेंगे अपनी इसकी तरफ। इसको बोलते हैं स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्या है बेसिकली, एक चैप्टर होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नाम का, ना तुम्हें समझ आया ना तुम कभी समझने चाहोगे, वो पढ़ लेना 12th में, बहुत डिटेल में है, ठीक है। तो वो सब हरकतें करोगे अगर आप साई के ऊपर। देखो साई जो होता है ना, त्रिशूल जो बनाया है हमने, शिव जी का त्रिशूल है ये, ठीक है, इसको साई बोलते हैं। ये होती है वेव फंक्शन, है वे होता है वेव फंक्शन। और ये जो वेव फंक्शन होता है, ठीक है, इस वेव फंक्शन के ऊपर मतलब ये बेसिकली आइडिया देता है इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली क्या है। इलेक्ट्रॉन की पूरी वो जन्म कुंडली होती है, ठीक है, लाल किताब होती है इलेक्ट्रॉन की। हाँ, तो अब हिसाब ये है कि इसका जो साई जो होता है ये पूरा इसके ऊपर, मतलब किताब है, एक किताब को जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ फायदा नहीं है, ऐसे पढ़ी रहती है किताबें। तुमने भी 11th के शुरू में याद करो कितनी किताबें ली थी, कुछ किया था ना उसका, बैठो ना यहीं के यहीं, तो किताब पढ़ोगे तो बेनिफिट होगा। उसी तरह से साई होता है, साई के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉन की। साई के ऊपर कुछ 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 करोगे तो आपको क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन की पूरी इंफॉर्मेशन निकल के आती है, इलेक्ट्रॉन कहां है क्या है वो सब चीजें। तो उसके ऊपर एक इक्वेशन बनाई गई जिसको बोलते हैं स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये बेसिकली स्क्रोडिंगर की पूरी वेव इक्वेशन है एज इट इज, इससे हमें कोई काम नहीं है। बेसिक आइडिया ये कि साई क्या है, साई से कैसे काम करना है, उस पर आते हैं। ये आता है तो इलेक्ट्रॉन के पास एक वेव नेचर होती है, इसको साई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक ऑर्बिटल को। अगर आप इसके ऊपर वर्क करते हो तो यू कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स। तो साई के अंदर, साई एक किताब के जैसे, ठीक है, उस किताब में उसके बारे में सब लिखा है इलेक्ट्रॉन के बारे में। तुम अगर उसके ऊपर किताब को, अब ये किताब को पढ़ना नहीं है, इस किताब को सॉल्व करना है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ऑपरेशंस करते हो, साई का करता है स्क्वायर, स्क्वायर का कुछ कुछ करना होता है, वो करने के बाद आपको इलेक्ट्रॉन की पूरी इंफॉर्मेशन निकल जाती है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो जैसे सबसे पहले करना है साई का स्क्वायर, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। साई तो एक इक्वेशन है, वैसे साई अगर मैं बताऊं तुम्हें तो ऐसी इक्वेशन होती है गंदी सी बड़ी सी, ठीक है, साई की इक्वेशन होती है। साई क्या है, साई एक इक्वेशन है, मैथ्स की इक्वेशन है, मैथ्स की इक्वेशन, ठीक है। इस मैथ्स की इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपको, पहले हम क्या करते हैं, इस मैथ्स की इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं, गंदी सी साई का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, स्क्वायर कर दिया, उसको बोल दिया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। कि एक पॉइंट पे आसमान में, पूरी दुनिया के किसी एक पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट ले लिया मैंने, उंगली ले ली, इस उंगली पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसको बोल दिया जाता है साई का स्क्वायर। वो साई स्क्वायर से पता लगती है, मतलब वो गंदी सी मैथ्स की इक्वेशन है ये वाली, इस गंदी सी मैथ्स की इक्वेशन को अगर मैं मैथ्स की गंदी इक्वेशन, इसको अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी वो मुझे पता मिलेगी, ठीक है, वो मिलती है यहां से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के। तो क्या लिखा है, टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसको साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब मेरे को पॉइंट से मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है कि वो जो साई स्क्वायर है एक एरिया में बताओ, एक पर्टिकुलर हमने वॉल्यूम दे दी कि भैया इतनी वॉल्यूम है, जैसे ये एक पॉइंट पे, उंगली पे नहीं, मैं ऐसे पूरा एक वो गोला बना लेता हूं, इस गोले में बताओ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, वो मिलता है। तो अगर मैं इस साई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दूं वॉल्यूम से, अगला क्या है, वो गंदी सी मैथ्स की इक्वेशन साई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम कर दूं। अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को क्या मिलता है, तो मुझे मिलती है टोटल प्रोबेबिलिटी। तो पूरी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, साई स्क्वायर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा। वॉल्यूम लिखने का तरीका इनका होता है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अगर आप कंपोनेंट लेके करते हो तो ये वहां से आपको वॉल्यूम निकल के आती है। एंड दिस इज, रिमेंबर सिटी मॉल का एग्जांपल, सिटी मॉल के एग्जांपल से याद किया था इसको। तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। तो इट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन वॉल्यूम। ये हमारे पास आते हैं, इससे हमारे को रियलिटी में पूरी वॉल्यूम निकल के आती है। ये हम लोग निकालना चाहते हैं। अब इसके ऊपर कुछ कुछ बातें हैं। साई जो होता है ना, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एक तो रेडियल पार्ट में रेडियल वेव फंक्शन, एक एंगुलर वेव फंक्शन। रेडियल जो फंक्शन होता है वो एनएल पे डिपेंड करता है, एनुअल है, बस इतना याद रखना है। एंगुलर वेव फंक्शन एल और एम पे डिपेंड करता है। और जो आपका फाई होता है, थीटा एनएल पे है, जो फाई होता है वो सिर्फ एम पे डिपेंड करता है। इसको सीधा याद रखना है, क्यों कैसे किस तरह कोई नहीं पूछेगा, इसको सिर्फ याद रखना है आपको, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। इसके बाद आता है नोड। नोड होता है एक ऐसा एरिया जहां इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी जीरो नहीं है, ठीक है। यस,
बिल्कुल ही जीरो है, तो वहां पे साई क्या होगा, जीरो। तो साई जहां पे जीरो हो जाता है उसको क्या बोलेंगे, नोड। तो रीजन ऑफ स्पेस विद इन द एटम जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो, साई जीरो होगा, साई का स्क्वायर जीरो होगा, इनफैक्ट प्रोबेबिलिटी जीरो होगी ना, क्योंकि साई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम करोगे ये भी तो जीरो आएगा। तो बेसिकली वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता है उसको हम लोग बोलते हैं नोड, ठीक है। तो भेड़ा, कुछ समझ नहीं आया भेड़ा जी, क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है, ये क्लास लेक्चर नहीं है। यही टॉपिक क्लास में 4 से 5 लेक्चर में हुआ है, जो आखिरी का टॉपिक बता रहा हूं। पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर 25 लेक्चर में हुआ है। अगर आप डेप्थ में समझना चाहते हो वो 25 लेक्चर लगाओ। यस, हाँ, वो 25 लेक्चर लगाओ। यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको मैं अभी मैं रिवाइज करा रहा हूं, इन डेप्थ देखने हैं, लेक्चर्स बैच में मिल रखे हैं, उसको देखो। यस, हाँ, डन। चलो सर, ये क्लियर है। अब आते हैं, अब इसके ऊपर ना कुछ ग्राफ्स बनते हैं। ये ग्राफ्स आप लोगों ने देखे होंगे, यस, ये ग्राफ आप लोगों ने करे होंगे। तो ये ग्राफ्स को अगर आप देखोगे तो ग्राफ आता है पहले साई का, तो साई का ग्राफ पहले हम लोग बना रहे हैं 1s का, तो साई वर्सेस रेडियस, इनका ग्राफ देखते हैं। तो ये ग्राफ ऐसा आता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं साई 2s का, तो 2s में क्या होगा, एक नोड आती है। तो आप नोड कैसे निकाल सकते हो, ये देखो एक फॉर्मूला यहां पे बता देता हूं। आई थिंक वो स्लाइड, अच्छा ये स्लाइड, अच्छा इनके फॉर्मूले भी लिख लो। रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1, ये होता है रेडियल नोड का फॉर्मूला। वेयरएज एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है l। तो अगर आपसे कोई पूछे टोटल नोड, कई बार टोटल नोड निकलती है, तो टोटल नोड का फॉर्मूला होता है, दोनों को ऐड कर दोगे तो n माइनस 1, ये टोटल नोड का फॉर्मूला होता है। तो इस रेडियल नोड का फॉर्मूले को काफी यूज किया जाता है। जैसे अगर आप यहां पे देखोगे, तो अगर आप 1s में फॉर्मूला लगाओगे 1 माइनस l माइनस 1 कितना हुआ, 0, तो ये नोड इसकी कोई नहीं आएगी, जीरो नोड है। तो आप चेक करोगे ये कभी भी ग्राफ इसको टच नहीं करेगा। वेयर एज अगर आप इसको देखोगे तो इसके अंदर एक नोड आ रही है, अगर एक नोड आ रही है तो एक बार ग्राफ इसको टच करेगा, ठीक है, ये ऐसा आएगा। अच्छा 3s में क्या होगा, 3s में 2 नोड आएंगी तो ये ग्राफ 2 बार टच करेगा इसको, तो ये ग्राफ ऐसा निकल के आता है। इसी तरह से आप कर लो जरा, इसमें 2p का ग्राफ देखोगे तो इसके अंदर नोड नहीं आ रही, तो ये आपका न्यूक्लियस पे नहीं देखना, आगे देखना है, कहीं टच नहीं कर रहा। ऐसे बात करो 3p में अंदर एक नोड आएगी तो ये ग्राफ एक बार टच करेगा। यस, 4p चेक करो, 4p में आपको 2 बार नोड आएंगी। यस, कर लोगे ना, 2 नोड आ रही है तो इस तरह से ग्राफ आएगा। अब इसी ग्राफ को अगर आपने मैथ्स पढ़ी हुई है, इसी ग्राफ को अगर आप प्लस कर दो, साई को स्क्वायर कर दो, जब स्क्वायर करते हो तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है। तो इन्हीं ग्राफ को अगर आप ऊपर ले जाओ, ये देखो जरा, ये ग्राफ आपके पास 1s का, देखो ये साई 1s का ग्राफ है। तो अगर मुझे स्क्वायर करना है, पॉजिटिव ग्राफ है, पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं 2s की बात करता हूं, 2s का ग्राफ ऐसा होता है, अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है तो ये नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, क्योंकि साई नेगेटिव हो सकता है पर साई का स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा। तो ये अगर नीचे जा रहा है तो ये वाला मामला आपका ऊपर चला जाएगा। यस, इसी तरह से आपके पास साई 3s है, अगर ये नीचे जा रहा है, नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। इस तरह से आप इसको करोगे, यस और नो, ये बन गया आपके पास। ऐसे ही आपके पास p का है तो 2p का ग्राफ ऐसा है, तो 2p साई का स्क्वायर का ग्राफ ऐसा रहेगा। अगर आप 3p की बात करोगे, 3p ग्राफ ये नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा स्क्वायर में, ठीक है, साई के अंदर नहीं रहता, स्क्वायर में ऊपर चला जाता है। इसी के बाद ये क्वेश्चन जेई के अंदर आ रखा है, ये क्वेश्चन देखो, दिस क्वेश्चन केम इन जेई, अभी रिसेंट ही है कि 2s का ग्राफ बनाओ साई स्क्वायर का। तो एक बात तो पक्का है कि साई स्क्वायर का ग्राफ है तो हमेशा ऊपर रहेगा, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, हमेशा ऊपर रहने वाला। और 2s का ग्राफ है तो नोड कितनी है, 2 माइनस 0 माइनस 1, एक नोड आनी चाहिए, एक नोड आनी चाहिए। इसमें 0 नोड है, इसमें 2 नोड है, इसमें 1 नोड है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। यस, ग्राफ इंपॉर्टेंट है भाई, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप बेवकूफ हो। रिसेंट ये क्वेश्चन देख लो, ये मेंस के बहुत सारे सवाल 22 में, 23 में, 21 में, एडवांस में भी क्वेश्चन आया। मैं एडवांस में भी क्वेश्चन दिखा दूंगा अभी तुम्हें, ठीक है। अभी तीसरा ग्राफ करने का एडवांस क्वेश्चन दिखाता हूं। ये क्वेश्चन अब देखो, अब ये प्रोबेबिलिटी के ग्राफ है, दीज ग्राफ आर ऑफ प्रोबेबिलिटी, की प्रोबेबिलिटी को आपके पास साई था, ठीक है, साई का स्क्वायर, साई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, ये ग्राफ करोगे तो आपके ग्राफ ऐसे निकल के आते हैं। यहां पे एक और फॉर्मूला निकल के आता है, दैट इज नंबर ऑफ पीक्स का, वो आता है n माइनस एल। तो आप क्या करोगे, n माइनस एल करोगे तो पीक आ जाएंगी। तो जैसे यहां पे मैंने 1s में ग्राफ बनाया तो n माइनस एल करोगे तो 1, तो एक पीक आएगी 1s में, ठीक है। आप नोड से भी कर सकते हो, रेडियल नोड से, आप पीक से भी कर सकते हो। इसी तरह से बात करूं 2s के ग्राफ की, ये देखो 1s का ग्राफ ऐसा आएगा, 2s में एक नोड आ गई यहां पे और 2 पीक आ जाएंगी, 3s में 2 नोड आ जाएंगी, 3 पीक आ जाएंगी, इस तरह से चलता है, ठीक है। ये हो गया। पी का ग्राफ देख लो, पी का ग्राफ 2p का ऐसा रहेगा, 3p में एक नोड आ जाएगी, 2 पीक आ जाएंगी। इसके ऊपर ये सवाल आ रखा है जेईई एडवांस 2016 में, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका था कि p इज द प्रोबेबिलिटी,
प्रोबेबिलिटी का ग्राफ बनाना है, किसका? आपको ऑफ हाइड्रोजन इन स्फेरिकल शेल ऑफ थिकनेस आर फ्रॉम न्यूक्लियस, वॉल्यूम वर्सेस, तो वॉल्यूम आपको भी दे दी, क्वालिटेटिव स्केच बोल रहा है, तो कहता है पी का ग्राफ बना, प्रोबेबिलिटी वर्सेस रेडियस का। तो अभी अभी हमने करे, ये ग्राफ हमेशा न्यूक्लियस से शुरू होता है, तो 0 से शुरू होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसा ग्राफ किसी का नहीं होता। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये ग्राफ जे एडवांस में आया था। यस, तो ये दिमाग में अपने ग्राफ आए हुए हैं पेपर में। इसके बाद हम लोग करते हैं द डी एंड। दिस इज ऑल अबाउट योर एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिर से मैं एक बार बोल देता हूं, अगर ये लेक्चर आप पहली बार देख रहे हो तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है, बिकॉज ये टॉपिक्स रिवीजन के हैं। 1-1.5 घंटे के अंदर अगर हमें पूरा चैप्टर जिसमें 25 लेक्चर लगते हैं करना है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको सिर्फ समराइज कराया जा रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जा रहे हैं, कुछ 2-4 क्वेश्चन, आई थिंक हमने कितने ले लिए? 16 क्वेश्चन आई थिंक करा दिए मैंने, 16 क्वेश्चन ले लिए मैंने, तो 15-16 क्वेश्चन करा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। दिस इज अ रिवीजन लेक्चर, दिस इज नॉट इन डेप्थ लेक्चर। जिसको इन डेप्थ लेक्चर देखना है वो बैच में जाके देखे, तुम्हें पता लगेगा डेप्थ क्या होती है। ठीक है, अगर पर टॉपिक को अच्छे से समझना है, यू नीड प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस कहां से आएगी? क्वेश्चन से आएगी। क्लास में हमने हर चैप्टर, हर टॉपिक के ऊपर 10-12-15-20 क्वेश्चन करे हैं। यस, तो दैट इज ऑल। ये आपकी क्विक रिवीजन थी। अब तक आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कैसे होते हैं रिवीजन लेक्चर्स। रिवीजन लेक्चर्स में कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस, और ये वो टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके मेन रहते हैं, मेन टॉपिक्स जिसको आगे हम लोग, जिसमें क्वेश्चन जेई में बहुत आ रहे हैं, जो स्पेसिफिकली, क्या सारे टॉपिक्स करें? नहीं, बहुत सारे टॉपिक्स छूटे भी होंगे इसमें। तो अगर वो करने हैं सर मुझे, तो क्लास के अंदर जा, इन डेप्थ देख, बहुत सारे टॉपिक्स है, हर टॉपिक के ऊपर 50-50 सवाल है। प्रैक्टिस दैट, ठीक है, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो प्लीज गो थ्रू दिस। रिवीजन लेक्चर का मतलब ये नहीं है इन डेप्थ करवाया जाएगा। रिवीजन लेक्चर का मतलब ऊपर से एक बार बताया जा रहा है, ऐसा कुछ कुछ था, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इनको देख के जाना है। ठीक है, तो दैट इज इट। करते हैं क्लास का दी एंड। अब मुझे बता दो कुछ अगर आपको है तो। जी सर, अब मैं फिर से बोल देता हूं, आपके अंदर 2-4 बातें जो आपको बोलनी थी। एक तो आपकी जिंदगी में जो ये, हाँ मैंने जैसे कि बोला कि जो आपकी कुछ क्वेरीज हैं, वो क्वेरीज आप मुझे बता देना, मैं आपको डिस्कस करा दूंगा। ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इस कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं, मेरी 11th बर्बाद है, मेरा ये चैप्टर बर्बाद है, मुझे कैसे रिवाइज करना है, वो सब फलाना ढमकाना आप इसके नीचे लिख देना। मैं इसके ऊपर एक लास्ट इंटरेक्शन सेशन लूंगा, वो हमारा अर्जुना जेई 1.0 का लास्ट सेशन होगा, लाइव जो होगा। सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स और वो सब चीजें मैं बता देता हूं, फिर भी मैं बात दोबारा ही बताऊंगा। हर एक चीज जो मैंने आपको बोली है वो आपको मिलेगी, क्योंकि आपको मैंने बताया है टाइम इन लोगों ने 12 बैच से मेरे पास साल 12 बहुत ज्यादा। एक बैच से निकलो तो 3 में फंसा देते थे। तो मैं स्टार्टिंग में तो रिकॉर्ड कर पाया एल्केमी, उसके बाद रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो वो एल्केमी का टाइम अभी मुझे मिलेगा, मेरा एक बैच बस खत्म होने वाला है, उसके बाद मैं एल्केमी रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहा हूं, तो आपको पूरा मिल जाएगा। एल्केमी में जिनको नहीं पता, एल्केमी इज द एडवांस लेक्चर्स। ठीक है, एडवांस सीरीज है, जेई के भी ऊपर कुछ क्वेश्चन, जेई और जेई के ऊपर वाले लेवल के हैं। तो वो क्वेश्चन, उसमें अवस्थी वस्ती वगैरह का पूरा डिस्कशन होगा। 11th और 12th मैं दोनों पूरी कवर करूंगा, उसमें दोनों होगा। समरी लेक्चर का आपका सवाल है, समरी लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, आपके अंदर जो एडवांस लेक्चर्स हैं, 1-2 टॉपिक आपने बोले, मैं बता देता हूं। आपका एक टॉपिक है एम्फीप्रोटिक स्पीसीज का, और आपको टाइट्रेशन के कुछ कर्व्स का क्वेश्चन था। यार ये टॉपिक वैसे मैं 12th में करवाता था। ठीक है, तो मेरे को पहले ये था कि 12th होगा, मैं 12th में होऊंगा तो मैं करवा दूंगा, लेकिन अब मैं 12th में आपके बैच में नहीं हूं, तो ये टॉपिक भी आपको मैं अब क्लास के अंदर ही रिकॉर्ड करवा के अर्जुना में डलवा दूंगा। ठीक है, पहले मेरे को यह था कि 12th में आऊंगा, तो वो नहीं आ पाया, तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट डिसीजंस है हम लोग। मैं आपको वो टॉपिक जो मैं 12th में करवाने वाला था, अब मैं आपको 11th में कवर करवा दूंगा। मेरी तरफ से आपको 11th का 100% कंटेंट मिलेगा, आप उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, समरी लेक्चर भी हो गए, एडवांस लेक्चर भी हो गए, एल्केमी पूरी कंप्लीट करवाई जाएगी, एवरीथिंग डन। और कुछ इसके अलावा कोई डिस्कशंस है, फॉर्मूला शीट वो भी दे दूंगा इसके अलावा। यस, और कुछ भी है आप इस वीडियो के नीचे लिख देना, वो सब चीजें मैं आपको बैच के अंदर ऑब्वियसली प्रोवाइड करूंगा। हाँ, टाइम लग सकता है, 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, पर सब मिल जाएगा। ये बैच आपके पास रहने वाला है। जिनको ये डाउट, सर बैच चला जाएगा मेरा, नहीं, ये बैच रहने वाला है 2026, जब तक आईआईटी नहीं दे रहे तब तक ये बैच रहने वाला है आपके पास, तो आपको मिल जाएगा। एल्केमी तो मैंने और 2 साल तक रहेगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, हाँ, ऑल राइट। फिर से और कुछ यार, जो वो टॉपिक है ना, आपका एक सवाल ये भी है कि सर ये वाला टॉपिक करवा दो, ओलियम करवा दो। ओलियम पे सवाल ही नहीं आया 40 साल से, 30-40 साल से आईआईटी में सवाल नहीं आया है। करवाना है मेरे को, दिक्कत नहीं है, करवा दूंगा मैं ओलियम भी। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं आया ओलियम पे ऊपर।
बट फिर भी करवाना है करवा दूंगा आपको, ठीक है। जो भी टॉपिक आपको चाहिए वो आप लिख देना, यहां पे आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा। अब सवाल नहीं आया है इसलिए क्लास में नहीं करवाया था, बट ठीक है अब आपको चाहिए तो। और कुछ लक्ष्य 2.0 लक्ष्य 2.0 यार हाथ में नहीं है, होता तो 1.0 भी आ जाता मैं। अगर मेरे हाथ में बैच हो तो सारे ले लूं मैं है, तभी मेरे हाथ में दे नहीं रखे इन लोगों ने। तो ठीक है, जो भी है पॉइंट मैं इतना ही बोल पाऊंगा कि अगर बैच आएगा, मैंने तुम्हें आई थिंक 1.2 के लिए भी बात बोली थी, मैं यहां भी बात बोलूंगा। अगर आपको बैच में करना है, ठीक है, तो मतलब मेरे को मिलेगा, आई विल टेक इट, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं तो चाहता ही हूं। मैंने तो 1.2 के लिए बोला था, पूछा था मेरे से, अगर मेरे से पूछा जाए, पूछा भी तक कौन सा बैच सोच रहे हो, मैंने यार 1.2 सोच रहा हूँ लक्ष्य वाले है। हाँ, यूडियोमेट्री हो चुका है, यूडियोमेट्री बैच में हो चुका है, उसके अंदर क्या नाम है, स्टेट्स ऑफ मैटर में हो चुका है, ठीक है। और कुछ तो वो तो मैंने तुम्हें बोला अगर बैच होगा तो हम आ जाएंगे, ठीक है। वो तो इनके हाथ में, मैनेजमेंट के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में होता सारे 1.0 मेरे होते हाँ, बट यस वहां पे फैजल सर है, बहुत अमेजिंग फैकल्टी है, बहुत मस्ती से पढ़ाएंगे तुम्हें, ठीक है, तो आप उनसे पढ़ सकते हो, ठीक है। और कुछ आरजे सर को कॉल करो, आरजे सर का यार अभी आई थिंक कहीं बाहर घूम रहे हैं वो, तो अभी कॉल कर नहीं पाऊंगा मैं। और कुछ, ठीक है, 2-3 मिनट और हैं, यस पूछ लो। ठीक है सर, ठीक है सर भी घूम रहे हैं। हाँ, 12th के इंपॉर्टेंट चैप्टर, 12th के अंदर क्या करना है, कैसे करना है, उसका इंटरेक्शन सेशन आप अटेंड करना। तो 12th का इंटरेक्शन सेशन में मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। यस, हो गया ये क्लियर? जी सर। हाँ, शादी हो गई है। क्या तुम्हें मेरे चेहरे पे खुशी पसंद नहीं है, नहीं है, नहीं पसंद, बता दो, ठीक है जी सर। और कुछ, एनीथिंग एल्स? बस दैट्स इट। कब स्टार्ट होगा ये 1.2 आई थिंक होने वाला है, 20 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 7-8 अप्रैल के आसपास जनरली स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इतना ही करेंगे, तो इतना हो गया बस, ठीक है। और कुछ, बस यही है। 3 लेक्चर्स हमारे और आएंगे कल की क्लास में। आपके मोल, फिर से मैं बोलूंगा कल मोल होगा, तो एक बार मोल के क्लास नोट्स रिवाइज करके आना, और रिडॉक्स भी होगा, तो मोल प्लस रिडॉक्स कल करेंगे, तो मोल के क्लास नोट्स रिवाइज करके आना, उसका समरी लेक्चर मोल का दे रखा होगा वो रिवाइज करके आना। फिर क्लास में देखते हैं ऊपर से मेन टॉपिक्स जो 12th में जरूरत पड़ेगी। एक चीज मैं बता देता हूं, 12th क्लास में सीधा सीधा मोल का पहला यूज है। मोल कॉन्सेप्ट का डायरेक्ट पार्ट एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, वहीं से 12th क्लास की शुरुआत होती है। तो अगर आपने 12th क्लास मतलब 11th क्लास बर्बाद करी हुई है, तो 12th के अंदर स्टार्टिंग में रोना निकल जाएगा। यस, तो देख लेना इसको, ऑलराइट। हाँ, चलो फिर इतना ही करते हैं, दैट्स इट। बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। दिस इज योर निखिल सर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।